और देखो बहुत सारी जो आपको देखोगे ना, बहुत सारी डिजीज वगैरह चलते रहती है न्यूज में, लेकिन सबको कितना लेके चलोगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो मेन मेन डिजीज हैं जिनका, हाँ, जिनका न्यूज में और कुछ ज्यादा इम्पैक्टफुल हुआ, अगर न्यूज़पेपर को ट्रेस करोगे तो हर 10-5 दिन में कोई ना कोई एक डिजीज का नाम निकल के आ जाता है, यहाँ पे इसका ये उसका वो, तो उतना नहीं देखने का है। या तो इंडिया स्पेसिफिक देख लो, ठीक है, कि इंडिया में कोई भी डिजीज है, कुछ भी हुआ किसी भी पार्ट्स में, तो वो आपको देख लेने का है। बाकी वर्ल्ड लेवल पे अगर किसी का थोड़ा ज्यादा हो गया इम्पैक्ट तो फिर उसको देखना है। अदरवाइज डिजीज इतनी सारी हैं कि फिर वो अपने आप में उसका पूरा लिस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिजीज करा रहे थे आपको, क्या क्या चीजें कराई थी। फर्स्ट आपको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में बताया था, इसमें इन्होंने नया वर्जन निकाला, उसमें आपको आयुर्वेदा को इंक्लूड करा था, इसलिए अपने को इसको देखने का था कि ये था क्या। तो WHO ICD 11 और इसका मॉड्यूल 2 में इन्होंने ऐड किया आयुर्वेदा को, साथ ही साथ जो है सिद्धा यूनानी इनको भी ऐड किया है। तो अपने लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बेसिकली है क्या कि इसमें स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज लिखी जाती हैं कि कोई भी डिजीज वगैरह आपको ट्रेस करना है तो उसका क्या नाम होगा, क्या सिम्टम्स होंगे, क्या किस तरीके की मेडिकेशंस दी जाती हैं, ये सब एक स्टैंडर्ड कह सकते हो लाइब्रेरी की तरह ये अपडेट होते रहता है जो WHO करता है। तो इन्होंने इसमें आयुर्वेदा सिद्धा को किया, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखने का है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि WHO कह रहा है कि भाई आयुर्वेदा इज अ वेरी गुड सिस्टम, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इसने जस्ट इंक्लूड कर दिया, डायरेक्टरी के टाइप है, किसी ने भी फोन खरीदा तो उसका नाम चढ़ेगा, डायरेक्टरी में एड्रेस चढ़ेगा, तो वैसा ही कुछ जो है यहाँ पे भी इन्होंने करा है। चाइना वगैरह, चाइनीज मेडिसिन, जापानीज मेडिसिन, ये यहाँ पे पहले से थे, तो हमने जो है इसको आपको WHO ने करा था। इसके अलावा अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि भारत ने आयुर्वेदा वगैरह के प्रमोशन को लेकर के क्या करा है, ठीक है, तो एक तो ICD 11 वाला आप कर सकते हो, साथ ही साथ नमस्ते पोर्टल्स जो है यहाँ पे कि कैसे हम प्रमोट कराएं आपको आयुर्वेदा को, सिद्धा को, यूनानी को, ये जो भी सिस्टम है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू ये नमस्ते पोर्टल क्या करता है कि ये एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जो ICD 11 एक तरीके से वहां पे कोड बुक में इंट्रोड्यूस कराया, वो काम यहाँ पे नमस्ते पोर्टल में इन्होंने पहले से कर रखा है। इसी के अलावा आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एहिम सिस्टम है, जिसमें कि आपको सारा का सारा जो डायरेक्टरी है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक तरीके से प्लेटफॉर्म है ये। तो जिस तरीके से आपका नेशनल हेल्थ प्लेटफॉर्म हम बनाने की बात करें, डेटाबेस होगा जिसमें डॉक्टर्स क्या हैं, अपॉइंटमेंट्स आपको लेना है ले लो, आपको जो है ब्लड टेस्ट डायग्नोस्टिक कराना है कहीं पे तो उसके भी वहां पे वेंडर्स अवेलेबल हैं, तो एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो काम है वो आपको करा रहा है। तो सेम काम यहाँ पे जो है आपको ए हिम सिस्टम जो कर रही है, दैट इज फॉर द आयुष फैसिलिटीज, ये आपको कराने का है। साथ ही साथ आपका जो है WHO जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें इन्होंने गुजरात डिक्लेरेशन पास किया था। इसमें बेसिक आइडिया ये था कि अपने को जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं उसको आज के जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है उसके साथ में अपने को कैसे इंटीग्रेट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदे जो हैं वो हमें मिल सके। ठीक है, अब इसको लेकर के लिए क्या चीजें करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीजों की इन्होंने चर्चा करी थी कि भाई आप पहले स्टैंडर्ड्स को सेट कीजिए, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, लोगों को ट्रेन कीजिए। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ जो भी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे के साथ ग्लोबली कोलैबोरेट करें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, चीजों को बेहतर कर सकते हैं। मान लो कोई भी बीमारी जिसका इलाज हो सकता है होम्योपैथी में ना हो, आयुर्वेद में हो, तो एक दूसरे से अगर नॉलेज शेयरिंग करेंगे तो दे विल गेट द इनसाइट्स कि अच्छा इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्योंकि सबकी ट्रीटमेंट की पद्धति जो होती है वो अलग अलग होती है, बट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। वो बेसिक आइडिया था आपका गुजरात डिक्लेरेशन का। इसके अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वगैरह तो लिख ही सकते हो कि इन्होंने अलग से डिक्लेरेशन दे दिया। साथ ही में यहाँ पे जो आपको आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी कुछ कुछ बेसिक काम करने की, जैसे सर्जरी वगैरह छोटे मोटे अलाउ करनी है उनको। तो ये सारी चीजों को जो है आयुष के टर्म्स में अगर कभी मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो फिर यू कैन हैंडल दिस वे। इसके अलावा हमने चर्चा करी थी नोटिफाइबल डिजीज की। ये वो डिजीज है जो कि क्या करना है कि गवर्नमेंट को बताने का होता है आपको WHO को कि भाई हमारे यहाँ कुछ इस तरीके की डिजीज जो है वो फैल रही है, ताकि वो ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बढ़ने से पहले उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो WHO एक तरीके से नजर बना के रखती है कि भाई कहीं पे कोई डिजीज ऐसा ना स्प्रेड हो जाए कि बाद में वो वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बन जाए। तो इसीलिए कहीं पे भी कोई आउटब्रेक होगा तो आप क्या करोगे, WHO को बताओगे और WHO विल शेयर इट्स ओन एक्सपर्टीज, क्योंकि अगर WHO के पास ऑब्वियसली किसी कंट्री से ज्यादा उसके पास एक्सपर्टीज है कोई भी इंडिविजुअल कंट्री के मुकाबले। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इट कैन शेयर कि उसके लिए क्या रिसोर्सेज लगेंगे या किसी दूसरे कंट्री से मदद पहुंचाने के लिए, तो उसके तो वो भी WHO के थ्रू थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो WHO इसको आपको करते रहती है। इंडिया में भी अलग अलग डिजीज जो है जो आपको बताते रहने का है, जैसे कोलेरा, लेप्रोसी, मेनिंजाइटिस, पर्टूसिस, ये जो बीमारियां हैं अगर ये फैलती हैं, एड्स जैसे TB, एड्स, ये तो कई सालों से जो है WHO ट्रैक करते रहता है, इन पे रिपोर्ट भी वगैरह भी लेके आते रहता है कि भाई कंट्री स्पेसिफिक किस देश में कौन सा क्या चल रहा है। टीबी को लेकर
लेकर आपके देश में क्या डेवलपमेंट है, एड्स को लेकर क्या डेवलपमेंट है, तो ये चीजें चलती रहती है। डब्ल्यूएचओ क्या करता है, इनको ट्रैक करते रहता है। तो एक हमें भी ग्लोबल लेवल पे आइडिया मिलता है कि कैसे कोई पैंडेमिक कहीं कोई भी बीमारी पैंडेमिक का रूप ना ले ले। जैसे पोलियो को कैसे काउंटर किया गया, बिकॉज ऑफ द डब्ल्यूएचओ एफर्ट। डब्ल्यूएचओ का इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट था, जहां जहां इश्यू हो रहे थे वो एक एक माइन्यूट डिटेल्स को ट्रैक करता रहा। वैक्सीन डिलीवरी कैसे होगी, क्या किस फॉर्म में होगी, वो सब कुछ डब्ल्यूएचओ ने हैंडल किया। एंड इसी वजह से पोलियो जो है आज के डेट में ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गया। कहीं पे थोड़ा बहुत रह गया है, माइनर ट्रेसेस मिलते हैं। हाँ, वो भी डिक्लेयर करता है कि ये भाई पोलियो मुक्त हो गया। तो पाकिस्तान में कुछ एक दो केसेस मिले हैं, बाकी तो और कुछ मिले नहीं। ठीक है, तो बाकी जो है पोलियो का इरेडिकेशन हो गया। इसीलिए आपको स्टैंडर्ड्स जैसे एड्स में क्या फॉलो करने का है, क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करने का है, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ जो है ये आपको बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि इनको मेजर करने का काम अगर इंडिया में बात करें तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द स्टेट, क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, जो आप 7th शेड्यूल में देखोगे तो हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए ये भी काम जो है ये आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर में दिया गया है, ये आप ध्यान रखें। देन वी केम टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और हमने बात करी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी डिजीज है। ये वो डिजीज है जहां पे कि आपके वेक्टर्स की नीड नहीं होती, यहाँ पे आपको बैक्टीरिया वायरसेस इनका रोल नहीं होता। यहाँ पे जो कारण होते हैं वो जेनेटिक कारण हो सकते हैं, यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यही जो कारण है, आपके लाइफस्टाइल कैसा है, उस बेसिस पे ये इस तरीके की बीमारियां जो है ये बढ़ती हैं। मेजरली इसमें हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो आपको हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, कैंसर है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस की बीमारी, जैसे अस्थमा हो गया, टीबी हो गया। तो टीबी तो हालांकि कम्युनिकेबल डिजीज है, बट और भी अस्थमा वगैरह जो हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां जो है दिस कम्स अंडर द एनसीडी। ध्यान रखेंगे एनसीडी ऑल्सो इंक्लूड्स कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी आज के डेट में काफी बढ़ती हुई समस्या है हमारे इंडिया में। नॉट ओनली इन इंडिया, हम एक तरीके से डबल बर्डन को झेल रहे हैं। एक तरफ तो अंडर नरिशमेंट झेल रहे हैं, अंडर नरिशमेंट यानी कि लोगों को जितनी जरूरत है उतना उनको खाना नहीं मिल रहा, और उसके वजह से कई तरीके की परेशानियां होती हैं, जैसे स्टंटिंग हो जाता है, यानी उसका हाइट नहीं बढ़ता। अब बहुत सारे बच्चों को देखोगे उनका हाइट नहीं बढ़ रहा है, एज हो रहा है। उसके अलावा आप देखोगे कि किसी किसी का वेट नहीं बढ़ रहा है, छोटे बच्चे हैं उनका एज के हिसाब से उनकी वेट नहीं है, या कई बच्चों का देखोगे कि उनको अंडरनरिशमेंट की वजह से उनका पेट थोड़ा ज्यादा निकला रहता है बचपन में। तो दैट इज अ साइन कि वो अंडरनरिशमेंट का साइन होता है। ठीक है, तो एक तरफ तो हम ये बर्डन झेल रहे हैं, बट दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं ओवर न्यूट्रिशन का भी बर्डन झेल रहे हैं, ओबेसिटी का बर्डन झेल रहे हैं। बहुत से बच्चे जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, फैट एक्यूमुलेशन होगा, वो चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। और अगर एडल्ट पॉपुलेशन में आ जाओ तो फिर तो ये परेशानी काफी बढ़ती हुई दिख रही है। एडल्ट पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 1/4 या 1/5 के लेवल में कह सकते हो, 20% से ज्यादा, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में ये ओबेसिटी की समस्या जो है आज के डेट में देखने को मिलती है। तो जब आप बॉडी मास इंडेक्स देखते हो ना, ओबेसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपली बॉडी मास इंडेक्स निकालते हो। तो जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, 26 से ज्यादा हो जाएगा तो दे विल बी ओवरवेट कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, 25 है ना, 25 के ऊपर ओवरवेट में चले जाते हैं। 30 क्रॉस कर 28 या 30 क्रॉस करता है तो दे विल बी कैटेगराइज्ड ओबीस। तो बीएमआई अपना अपना कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बीएमआई आता है ना कैलकुलेट करना, आजकल तो मोबाइल में हो जाता है। आपको हाइट को ले लेना है सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे वेट का स्क्वायर होता है ना, वेट का स्क्वायर है सर। ठीक है, चेक कर लेना। तो बीएमआई आप ऐसे कैलकुलेट करें, कहाँ पे है उतना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ है तो वही 170 के आसपास। अगर किसी का हाइट है तो इट नीड्स टू बी 73-74 के आसपास वेट है। तो इसके बाद हमने चर्चा करी थी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में मेजर जो आपको डिफरेंसेस है वो आप थोड़ा सा देख लोगे, बाकी कहानी वही है। देन आई हैव आल्सो डिस्कस की एक समस्या जो है हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है कि जो डेथ्स हो रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होने वाले डेथ्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है। यानी कि ये दो चीजों को दिखाता है। एक तो ये दिखाता है कि आपकी मेडिकल फैसिलिटीज काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। ठीक है, तो पहले जो छोटी छोटी कारणों की वजह से भी लोगों की डेथ हो जाती थी, ठीक है, डायरिया हुआ और पता चला कि चल बसे, ठीक है, बच्चों में ये केस ज्यादा चलने देखने मिलता था। बट कम से कम अगर आप इन तरीके की डेथ्स को कंट्रोल करते हो, ये दिखाता है कि आपकी मेडिकल फैसिलिटीज क्या हुई है, काफी इंप्रूव हुई है। बट दूसरी तरफ आप पे बर्डन बढ़ रहा है ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, यानी कि लाइफस्टाइल भी हमारा जो है वो सेडेंटरी होता जा रहा है, और यही कारण है कि आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो उनकी संख्या, उनकी वजह से होने वाले डेथ्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब जो है 2020-2018 के बाद से ही
कि आपका जो है डेथ्स की संख्या कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से कम हुई है कंपेयर टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ने ओवर क्रॉस कर लिया है या क्रॉस कर लिया है जो डेथ्स की संख्या है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज को। तो ये समस्या की हमने चर्चा करी थी, इसमें भी आप अगर देखोगे मेजर जो कारण है आज के डेट में डेथ्स की, तो हार्ट अटैक, लंग डिजीज, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ये सारी समस्याएं जो है ये आज के डेट में आपको बढ़ते जा रही है। इसमें अगर आप देखो तो इन्फेक्टिव डिजीज यहां से मिल रही है, न्यूमोनिया आ रहा है, ठीक है, डायरियल डिजीज आ रही है, टीबी आ रहा है, ठीक है, बट इसके अलावा हार्ट अटैक आज के डेट में इतना कॉमन हो चुका है, यू विल सी कि किसी को, सबको, मैक्सिमम लोगों को आपको क्या तो हार्ट की परेशानी है या तो डायबिटीज की परेशानी है, ये तो कॉमन बीमारियां हो गई आज की डेट में, ठीक है। कैंसर भी ऐसा ही बढ़ रहा है, कैंसर का भी अगर आप देखोगे तो काफी स्पीड से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये आपको ये डेटा एग्जैक्टली आपको नहीं रखना है, आपको सिंपली, इसीलिए मैंने आपको ग्राफ बता दिया था। यू विल जस्ट, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, आप केवल और केवल ये ग्राफ यूज कर लो कि भाई आपका ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थे, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, टाइम के साथ ये डिक्रीज हो रहे हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज जो है टाइम के साथ, सॉरी, कम्युनिकेबल डिजीज जो है यहाँ पे, इसको कम्युनिकेबल डिजीज लिख लो, एंड ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, दे आर इंक्रीजिंग। तो बर्डन जो है आपका बढ़ रहा है, ये आसपास करीब करीब 2017-18 का टाइम था जहां पे ये आगे हो चुका था, और अब ये बढ़ता ही चला जा रहा है। बीच में कोविड का टाइम आया था तो थोड़ा सा चेंज हुआ था, बट अगेन वी आर बैक ऑन द सेम ट्रैक, ठीक है। तो ये आप इसको लेके चलें। इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण क्या है, मेजर कारण सबको पता है, इसमें कोई भी वैसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक फैक्टर इसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो फिजिकल इनएक्टिविटी होना, ओबेसिटी का बढ़ना। ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी लक्षण आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, एक्स्ट्रा फैट जमा होगा, यही कारण बनेगा आपके हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक है, यही कोलेस्ट्रॉल कारण बनता है आपके हार्ट अटैक्स का, ठीक है। आपको जो है डिक्रीज वेजिटेबल एंड फ्रूट इंटेक, आज के डेट में लोगों को बर्गर खाना है, सलाद बोलो खाना नहीं खाना है, तो आपका वो क्या है, आप जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का यूज करोगे, जितना ज्यादा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का यूज करोगे, ये सारे के सारे आपके चांसेस बढ़ाते हैं, ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, एक्सरसाइज वगैरह करना नहीं है, ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस फूड का ज्यादा है वो खाओगे आपको परेशानी होनी है, क्योंकि अचानक से बॉडी में क्या होता है, ब्लड में शुगर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, स्पाइक करता है, इसीलिए कहता है कि भाई वो फूड्स खाओ जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो चावल, बहुत लोगों जिनको डायबिटीज होता है, चावल क्यों मना किया जाता है, या आलू मना किया जाता है, स्टार्च ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, और वो अचानक से जीआई लेवल आपके क्या कर देता है, बॉडी में बढ़ा देता है। इसी वजह से आपको बोल रहा है भाई मिलेट्स खाओ, सब्जियां खाओ, क्योंकि ये आप में, जैसे आलू में भी देखोगे जो शकरकंद है, अब ये जीआई इंडेक्स इसका भी सेम, लेकिन ये स्पाइक नहीं करता है उतना जल्दी, ये धीरे धीरे वो जो आपको रिलीज करेगा शुगर को, वो धीरे धीरे रिलीज करता है। तो इसीलिए कई बार कहता है कि आप लोकल वेजिटेबल्स को खाओ, लोकल वेजिटेबल्स आप खाओगे वो ज्यादा इम्पैक्ट आपको इम्पैक्टफुल होते हैं। आयुर्वेद में इवन ये भी कहा जाता है कि भाई आपको कौन सी सब्जियां खानी है या कौन सा खाना खाना है, वो सिंपली बताते हैं कि भाई जहां पे आप रह रहे हो उसके 300-400 किलोमीटर के रेडियस से ज्यादा के बाहर की सब्जियां मत खाओ या खाना ना खाओ। रीजन क्या है, आप इवॉल्व हुए उसी तरीके से, आपका क्लाइमेट चेंज होगा तो वहां की कंडीशंस अलग है। कोई खाना, जैसे देखो नेचर ना बड़ा मजेदार है, आप देखो कि जितने आपको जूसी फ्रूट्स हैं, जितने भी आप देखो आपको जूसी फ्रूट जिसमें मात्रा मिलती है आपको जूस की, वो आपको मिलेंगे कहां पे, वार्म कंडीशन में मिलते हैं। आप नोट करके देख लो, अंगूर से सेव नहीं, संतरा, नारंगी जो होता है, या इस तरीके कोई भी फ्रूट उठा के देखो, वो आपको उन जगहों पे मिलेंगे जो जिनमें जूस होता है, वो आपको ड्राई क्लाइमेट्स में मिलेंगे ज्यादा, उनका उपजना। मेडिटेरेनियन है तो ड्राई ही है ना, कंपेयर टू ड्राई ही है वो। दूसरी तरफ आप देखो कि जिनमें वो मात्रा कम होती है जूस की, वो मिलेंगे आपको बारिश वाले रीजन में ज्यादा। काजू उठा के देखो, काजू आपको कहां, साउथ में मिलेगा। तो ये क्यों, इसका पीछे बहुत बेसिक सा कारण है, इसके पीछे बेसिक सा कारण ये है कि प्लांट वैसे ही इवॉल्व हुए हैं, क्लाइमेट के बेसिक से इवॉल्व हुए हैं। वो जो आपको जूस रख रहे हैं वो आपके लिए नहीं था, वो प्लांट्स ने अपने लिए वाटर स्टोरेज करके बनाया था, ठीक है। उनको वाटर चाहिए था तो उन्होंने वाटर स्टोर करके रखा था, वो उनकी मैकेनिज्म थी। तो उस तरीके से वो उस क्लाइमेट में इवॉल्व हुए हैं, और इसीलिए आपके उस क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट को पूरी भी करते हैं। लेकिन आज के डेट में आपको हर चीज हर जगह मिल जाती है, तो हम कंज्यूम भी कर लेते हैं, कोई सोचते भी नहीं कि भाई क्या खाने का क्या नहीं खाने का, ठीक है। तो केला अगर खाओगे शाम में या ठंड इलाकों में केला खाओगे तो फिर तो परेशानी होनी है। अब जो है ये WHO का टारगेट है 2025 तक 25 तक कि अपने को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को क्या करने का है, कम करने का। ये टारगेट्स बस थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे ग्लोबल एक्शन प्लान की बात करी गई है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे रिड्यूस करेंगे। कुछ नहीं, कुछ इसमें से 2-4 पॉइंट्स भी आपको उठा लेने का है, बहुत कुछ इसमें अलग नहीं है। जैसे सिंपली इन्होंने बात करा 25% रिडक्शन इन हाई ब्लड प्रेशर के केसेस, कैसे कम करोगे, सिंपल से फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ, डाइट को ठीक करो, आपका
ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, 30% रिडक्शन इन टोबैको यूज, तो आप बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं कि भाई 18 साल से कम बच्चों को नहीं देना है, टैक्सेस बढ़ा रहे हो, तो ये सब क्या करो आप, रिडक्शन इन टोबैको यूज। बाकी तो लोगों को सिखाओ कि भाई टोबैको नहीं खाने का है। ठीक है, तो वो मुकेश आता है फिल्म देखने के पहले, ठीक है, तो मुकेश इतने दिनों से अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग उसको समझ नहीं रहे हो। ठीक है, इसके अलावा 10% रिडक्शन इन प्रिवेलेंस ऑफ इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, भारत में भी चला था फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, या योगा एक्सरसाइज करते हुए आप सेल्फी भेजो, ये सब सारी चीजें चली। ये क्या थे, ये इनिशिएटिव्स थे कि भाई कम से कम लोगों को आदत लगाओ, कम से कम लोग देखा हिसकी ही करते हैं, बोलते हैं ना कि देख के करता है, एक दूसरे से सीखते हैं, कॉपी कैट करते हैं, वही करो तो बेहतर करो, देख के ही करने का है। ठीक है, रिडक्शन इन प्रीमैच्योर डेथ ऑफ पीपल फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ये मेजर आपका टारगेट है। ये जो टारगेट है ना, कि आप सिंपल सा याद रखना कि 1/4 हम रिड्यूस करें जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब उसको करने के लिए बाकी ये इनिशिएटिव। ठीक है, इसके अलावा आप देखो रिडक्शन इन हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन इन सॉल्ट इंटेक, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्ट इंटेक। हमारा जो सॉल्ट इंटेक हमारा है वो आपका जो स्टैंडर्ड है उससे 8 से 10 गुना तक हम ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ लोगों में है कि भाई नमक, खाना के साथ नमक और मिर्ची जो है, हाँ जी, हाँ वो तो निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा, लेकिन है ये कम से कम समस्या है कि आप हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है राइज इन डायबिटीज एंड ओबेसिटी, इसको आप कंट्रोल करो, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स, इनको करो। तो बेसिक आइडिया ये, मेडिसिन की संख्या को बढ़ाओ, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाओ, ये मेजर टारगेट्स हैं। इसमें कुछ वैसा नहीं, अगर कभी एग्जाम में आ जाए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे चर्चा, आप केवल और केवल इसको मेंशन कर लोगे ना, ग्लोबल एक्शन प्लान क्या है WHO का, इनिशिएटिव सेम है। अब आपको बता दीजिए कि ये समस्या है, कैसे कंट्रोल करें, तो आप भी वही बताओगे कि ये चीजें हमें वर्क करने का है। वही काम आपको यहाँ पे क्या कर लेने का है, कर लेना है। डेट याद रखना, 2025 का टारगेट है, हम इस टारगेट के कहीं आसपास भी नहीं है। दिस इज रियलिटी। ठीक है, हाँ जी, हाँ 2025 अगले साल ही आ रहा है, अगले साल भी कहाँ, तो 6-7 महीने बचे। चलो, इसके अलावा हर कंट्री को भी अपने लेवल पे आपको एक एक्शन प्लान बनाने का, ये तो WHO ने कहा कि अपने को ये करने का, अपने ये टारगेट्स है। हर कंट्री अपने हिसाब से क्या करेगी, अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराएगी, उसके लिए इनिशिएटिव्स लेगी। तो हर कंट्री स्पेसिफिक भी आपके यहाँ क्या किए जाते हैं, ये इनिशिएटिव लिए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका रहा स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल गाइडलाइंस। ठीक है, तो इन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 2023-2030, हमने 2030 तक का टारगेट बनाया। भाई हमारी रिसोर्सेज कम है हमारे पास, तो अपने को थोड़ा टाइम चाहिए होगा, टाइम बाई किया हमने। तो ये ध्यान रखना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको ऑपरेट कर रही है। बेसिक आइडिया यही है, 75 मिलियन पीपल विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज जो है, इनको स्टैंडर्ड केयर पे लेके आया जाए 2025 तक। कम से कम हाइपरटेंशन और डायबिटीज जो मेजर कारण है आज के डेट में बने हुए भारत में ये समस्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, ठीक है, और डायबिटीज वाले से अपने को लड़ना है। इसके लिए आपको अभी रिसेंट में सशक्त पोर्टल, अब ये सिंपली किसी एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, सशक्त पोर्टल है क्या। बेसिक आइडिया यही है कि जो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए इन बीमारियों में क्या नए डेवलपमेंट है, इसको कैसे ट्रीट करने का है, इनको लेकर के आपको ये सशक्त पोर्टल डेवलप करा गया है, स्पेसिफिक है, ताकि आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को क्या करें, टारगेट करें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डेवलपमेंट्स रिसेंट में आपको हुए हैं। सशक्त पोर्टल एग्जाम के लिए आपका स्पेसिफिक हो जाएगा, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम हाइलाइट्स की बात करें, तो हमने बात करा था इंडिया ने अपना नेमिंग चेंज करी है। ठीक है, तो पहले आपका जो प्रोग्राम हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, ठीक है, ये था आपका कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, जिनके इतनी चीजों के लिए था। बाद में इन्होंने और क्या किया, इसने इसको नेमिंग करा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि अब इस स्पेसिफिक नाम हटा के इन्होंने सिंपली कर दिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ बीमारियों को इन्होंने इंक्लूड करा है, ये बीमारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहला तो जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी सांस लेने से बीमारियां, सांस लेने में जो बीमारियां होती है बहुत सारी, वो उनको इसमें क्या करा, इन्होंने इंक्लूड करा। ठीक है, इसमें अस्थमा भी आपको आ ही जाएगा। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, पहले तो अल्कोहलिक फैटी लीवर की एक समस्या होती थी, जो ज्यादा लोग शाम में जाते थे, ठीक है, तो उनका लीवर जो है वो फैटी हो जाता था, उसके बाद उनको दिक्कत होने लगती थी, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। बट ये तो एक समस्या थी, अब जो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो रही है, और इसके 2-3 मेजर कारण है। एक मेजर कारण है ओवर कंजम्पशन ऑफ फैट्स या ऑयल जिसको कहते हो, तेल बहुत ज्यादा खाना, तो ये आपको फैटी लीवर का कारण बनेगा।
दूसरा जो है बहुत ज्यादा कुछ भी बीमारी हुआ तुरंत जाके दवा ले लेने का है, ठीक है, तुरंत एंटीबायोटिक्स यूज करने का, वो भी ये कारण बन रहा है आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम वगैरह को भी इन्होंने इंक्लूड करा। तो सिंपली याद रखना, पहले ये कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए था, बाद में इन्होंने इनको कहा कि सारे को सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को जो मेजर वाले हैं उसको अपने को क्या कर लेंगे, इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये कहानी इनकी चली। इसके बाद हमने और भी बात करी नेशनल एक्शन प्लान, तो डब्ल्यूएचओ के इनिशिएटिव के अंदर में 1/4 अपने को रिड्यूस करने का है, उसके लिए इन्होंने करा। फिट इंडिया मूवमेंट चला था आपका, ठीक है, तो आपको जो है कम्युनिटी लेवल पे आप मैराथन वगैरह करा रहे थे, एक्सरसाइज वगैरह करा रहे थे, जो बहुत सारे आपको जो पब्लिक पार्क्स में देखोगे जिम वगैरह की इक्विपमेंट लगाई जाती है, तो वो सारे क्या होता है कि भाई लोगों में कम से कम एक आदत डालो थोड़ी बहुत भी, ये थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करते रहे। इसके अलावा ये इनिशिएटिव डब्ल्यूएचओ ने लिया है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। ये ध्यान रखना पहली चीज कि ये इनिशिएटिव है किसका, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, ये लिया गया है कोविड के बाद में। हुआ ये कि कोविड जब फैला तब हम तैयार नहीं थे, ठीक है, और ये रिपोर्ट्स आपको बता रही है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे जैसे समस्याएं बढ़ेंगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ेंगी, डिजीज का स्प्रेड तो बढ़ेगा, इसको आप नकार नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका चीजें पिघलेंगी, नई तरीके की वायरसेस जो है बहुत सारे हो सकते हैं जो बर्फों में दबे हो वो निकल के आएंगे, ठीक है, या एवोल्यूशन होगा, वो बहुत जल्दी हमसे इवॉल्व भी होते हैं। तो ये आपको समस्या आने वाली है, और इसीलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू इंप्रूव द डिजीज पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, अपनी तैयारियों को रेडी करने का है। अब तैयारी को रेडी करना, इसका मतलब क्या करोगे कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करो, आप एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग को बेहतर करो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेहतर करो, आप लोगों को ट्रेन करो। तो ये सारे का सारा काम जो है ये अपने डब्ल्यूएचओ में प्रेट इनिशिएटिव के दौरान जो है ये चल रहा है, ठीक है। ये काफी फेमस इनिशिएटिव है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास डेटा है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसी को हम और बेहतर करें, ठीक है, उसको हम और बेहतर करें, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कोविड के दौरान दिक्कत क्या हो रही थी कि पैथोजेन को कहीं से उन्होंने उसका डीएनए स्ट्रक्चर को समझा, अब वो शेयरिंग ही होने में टाइम लग जाती थी। तो होगा क्या कि मान लो कोई नया डिजीज फैला, आपने उसका डेटा आपके पास है कि भाई इसका आरएनए डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है, वो बहुत जल्दी शेयर हो जाएगा। तो यू विल फील कि हर लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हो, जल्दी उसके वैक्सीन तैयार किए जा सकते हैं या जल्दी उसके काउंटर्स को तैयार किया सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन आप कैसे करोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन करोगे, वो सारा का सारा काम जो है ये किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, हमने बात करी भी थी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की, IHR जो मैंने बात करी थी पहले ही की मॉन्की पॉक्स वाली कहानी में भी, ठीक है। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अंदर में यहाँ पे इसको ऑपरेट किया जा रहा है, यानी इसको एक तरीके से लॉफुली ऑपरेट करने की बात हो रही है। तो दैट्स द बेसिक आइडिया, ये ध्यान रखेंगे। तो पोटेंशियल हेल्थ इमरजेंसी लेकर के कुछ आती है, तो ये फ्यूचर की तैयारी के तौर पे आप प्रेट जैसी इनिशिएटिव्स को लॉन्च करा रहे हो। तो प्रिवेंट एंड प्रिपेयर, ठीक है, मेन आइडिया है आप तैयार रहें और जितना हो सके इनिशियल स्टेज में ही आप उसको फैलने से रोक लें। तो उसके लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दैट यू डू, अगर वो फैल जाए इन द केस यू रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्ड फास्टर एंड फाइनली रिकवर, ठीक है। तो ये तीन पिलर्स के अंदर में दे आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग एंड दैट्स द प्रेट इनिशिएटिव अंडर डब्ल्यूएचओ, ठीक है। तो ये अगेन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम चल रहा है डब्ल्यूएचओ का, दैट इज द बिग कैचअप। दिस इज आप कह सकते हो कोलैबोरेशन एफर्ट है डब्ल्यूएचओ का, यूनिसेफ का, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। इसमें हुआ ये बात ये हुई कि भाई कोविड के दौरान बहुत सारे एरिया या बहुत सारे डिजीज के जो वैक्सीनेशन ड्राइव होते थे वो कम हो गए थे। जैसे जैसे आप देखोगे कि सबका फोकस क्या हो गया था, केवल और केवल कोविड पे हो गया था। बाकी जो बच्चों की, इवन बच्चों की जो वैक्सीनेशन होती है ना 3 महीने पे 6 महीने पे जो टीका लगता है, वो सारे इनिशिएटिव नहीं लग रहे थे, वो सारे चीजें नहीं हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि एक बार जब अपना कोविड खत्म हुआ तो व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस ग्लोबली। तो जो वैक्सीनेशन ऐसा ना हो कि आप कोविड को कंटेन करने में भूल जाओ कि बच्चों की वैक्सीनेशन तो नहीं हुई और बाद में फिर ये आपके लिए आपको इंपैक्ट करना शुरू करे। तो इसीलिए इन्होंने करा कि जो बच्चे जिनकी वैक्सीन छूट गई हैं, जो इधर उधर हो गया है, आप उसको क्या करोगे, यू विल डू दिस थिंग। और ये स्पेसिफिक इसका फोकस कुछ खास कंट्रीज में ज्यादा रहा, जैसे नाइजीरिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, इन जैसे कंट्रीज में, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एक बार कोई भी डिजीज एक्सपैंड हुई यहाँ पे तो कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देयरफॉर दे आर ट्राइंग टू डू इट कि आप इसको करें। सो दैट्स द बेसिक आइडिया। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो वैक्सीनेशन कम हो गई थी उसको करने को द बिग कैचअप, अगेन नाम से आपको कभी क्वेश्चन पूछ लेगा ये बिग कैचअप प्रोग्राम क्या है अपने आप में, ठीक है। तो ये मैं देखो यहाँ पे इनके बहुत डिटेल में नहीं जाने का, आप अगर सिंपली इनके नाम को आपको पता होगा कि ये कहां से इनिशिएटिव है तो इसमें आपको वन लाइनर्स क्वेश्चन बन जाते हैं,
ठीक है, तो आराम से, इसीलिए इन टर्म्स के जो नए नए साइंस एंड टेक में खास करके ये चीजें आप देखोगे, बाकी सब्जेक्ट्स में है, बट साइंस एंड टेक में मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चंस क्या होंगे, जो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कीवर्ड कहीं से कोई हवा, कोई नाम चल रहा है, कोई वर्ड चल रहा है, उसको उठा के आपसे पूछ लेता है कि भाई बताओ ये है क्या। तो आपको बस उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी जो सिस्टमैटिक वाली बात थी वो तो हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं पहले ही। इसके अलावा इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलेंस नेटवर्क, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भूलने का कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है कि पैथोजेन सर्विलेंस अब अगर इंटरनेशनल लेवल पे करेगा, पैथोजेन का मतलब क्या, वो आपको ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो उनको सर्विलेंस करने का काम ग्लोबल लेवल पे ऑब्वियसली इट विल बी डन बाय डब्ल्यूएचओ। अगर ग्लोबल लेवल पे कोई बॉडी इसको करेगी तो यही काम करेगी। तो बेसिक आइडिया यही है कि आप अगर कोई भी इंफेक्शियस डिजीज फैलता है तो आप उसको जल्दी से जल्दी क्या कर सको, डिटेक्ट कर सको। कोविड जितनी देरी ना होनी चाहिए, तो कोविड वाले टाइम में उनको डिटेक्शन करने में और उसका डेटा निकालने में कितने लोग इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्या इसका स्प्रेडिंग रेट है, क्या इसका कैजुअलिटी रेट है, वो सब पता लगाने में इन्होंने जो है बेड़ा गर्क कर दिया था। तो आप इसको क्या करो, आप इसको जल्दी से करो, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह को लेकर के भी बात हो रही है। और इसके लिए आप क्या करोगे कि हर कंट्री के पास कम से कम एक बेसिक बुनियादी ढांचा तो उसके पास होना ही चाहिए, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि अगर कोई डिजीज फैलता है दे कैन गेट इट कि अच्छा इसके क्या सैंपल्स हैं, और उसको अपने यहाँ पे अपने लेवल पे एनालाइज करके वो डेटा को शेयर करें। रादर देन कि अगर केनिया में कोई डिजीज फैलता है तो पहले आप वहां से एनालाइज लेके निकालो सैंपल, लेके आप यूएसए जाओ, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। सो कम से कम हर देश के पास उतनी बुनियादी ढांचाएं होनी चाहिए कि आप कम से कम सैंपल कलेक्शन एंड एनालिसिस जो है ये काम आप बेहतर कर पाओ, एक दूसरे देशों के साथ मदद के भी। तो कई जगहों पे से इंडिया भी क्या करता है कि बहुत से जो गरीब देश हैं उनको वी विल प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी, हमारी हॉस्पिटल्स चलती हैं वहां पे कि भाई हम आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देंगे, आप आके यहाँ पे करो। जैसे मालदीव, तो मालदीव हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना के रखे, तो वहां पे इस तरीके की फैसिलिटीज को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो जो कंट्रीज खुद से कर सकती हैं तो वेरी गुड, नहीं कर सकती तो कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू भी आप क्या कराइए कि इस तरीके का नेटवर्क एक एस्टेब्लिश कीजिए कि कम से कम हर कंट्री में इस तरीके की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोविड जैसा पैंडेमिक जल्दी से फिर ना आए। फिर अगले 100 साल के लिए हम लोग निश्चिंत हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, अगेन ये न्यूज में आ गया मंकी पॉक्स वायरस की वजह से, ठीक है। और ये मैंने आपको इसीलिए पहले ही दिन करा दिया था कि ये क्या होता है कि आपको कोई भी पैंडेमिक, कोई भी डिजीज अगर वो पैंडेमिक बनने के चांसेस होते हैं तो उसके ग्लोबल लेवल पे वो फैल सकता है, तो उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया जाता है। तो ये तो हमने मंकी पॉक्स के केस में कहा था। यहाँ पे कोविड के केस में डब्ल्यूएचओ ने क्या कह दिया कि अब से जो है कोविड-19 अब PHEIC नहीं है। तो दोनों ही काम जो है डब्ल्यूएचओ करती है कि कोई डिजीज उसका फैलना स्टार्ट हुआ तो वो उसको घोषित करेगी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न हुआ ये। अब आप सभी लोगों को इसके प्रति सजग रहने का है, एफर्ट्स लेने का है। और एक टाइम के बाद जब वो डिजीज कंट्रोल हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि भाई अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न नहीं है, अब थोड़े से रिलैक्स मोड में आ गए। तो PHEIC डिक्लेयर हुआ तो आप सावधान मुद्रा में आ गए कि अब अपने को रेडी रहने का है। जैसे ही ये डिक्लेरेशन खत्म करी गई, नाउ यू कैन रिलैक्स, ठीक है, कंट्रोल हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना इसको भी करने का काम अगेन सेम इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये बार बार ये टर्म आपको मिलेगा, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, इट्स अ काइंड ऑफ लॉ जो कि डिक्लेयर करती है, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक आइडिया, हमने बात करी पब्लिक हेल्थ रिस्क हो सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, इन्होंने ये जरूर कहा कि कोविड-19 अब PHEIC तो नहीं है, लेकिन अपने को इस तरीके की बीमारियों के लिए हमेशा रेडी रहने का, इवन कोविड-19 पे भी आपको नजर बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप पूरा निश्चिंत हो जाओ कि नहीं अब तो कोविड खत्म, नहीं, ये वायरस क्योंकि म्यूटेट कर रहा है तो इस पर नजर बना के रखने का है। हाँ, उतने ज्यादा आपको कड़े डिसीजन लेने की अब जरूरत नहीं है। दैट्स द बेसिक आइडिया, 2023 में इन्होंने कर दिया था इसको। तो डब्ल्यूएचओ के दोनों काम आप याद रखेंगे। सिमिलरली मंकी पॉक्स कुछ किसी दिन वो बोले कि अब PHEIC नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा, इबोला का बोले कि PHEIC नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इबोला को भी खैर उन्होंने बता दिया है। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक डिजीज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले टीबी, चर्चा इसलिए कर रहा हूं, देखो इसमें ऑब्वियसली मैं न्यूज की वजह से ही चर्चा करूंगा कि किसी कारणवश अगर कोई चीज न्यूज में रही है तो उसको लेकर के चर्चा करेंगे। टीबी के लिए ध्यान रखेंगे, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट हर साल इशू करती है डब्ल्यूएचओ, हर साल आता है ये रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट आपको बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें पूरा लंबा चौड़ा सा रिपोर्ट होता है, बट उसके कुछ मेजर जो आइडियाज होते हैं कि क्या हो रहा है टीबी को लेकर के कंट्री स्पेसिफिक, वो आप देख लोगे थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने तो चर्चा करा ही दिया है। सो टीबी को लेकर के बीच में बहुत सारे डेटा नहीं मिलते, 2-3 साल जब कोविड का टाइम चला है
तो अचानक से आपको 3-4 साल के डेटा नहीं मिलेंगे, जो डेटा मिलते हैं वो काफी थोड़े पुराने हो जाते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको एक बेसिक आइडिया रखने का है। टीबी में होता क्या, सिम्टम क्या है इसका सबको पता है, हाँ जी, खांसी आती है, कफ आता है, रेगुलर क्रॉनिक रहता है, काफी लंबे टाइम तक आपको रहता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या चलेगा, परसिस्टेंट कफ फॉर 2 वीक्स और मोर। जब भी इससे ज्यादा होने की बात आए, यू नीड टू गो एंड चेक कि भाई किसी को कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ चेस्ट पेन होता है, वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, इस तरीके की समस्या होती है। ये होता किसके वजह से है, ठीक है। तो पहली चीज, ये बैक्टीरिया कॉज डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखने का है। अब ध्यान रखना कि टीबी भी दो तरीके के होते हैं, एक होती है पल्मोनरी टीबी और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। यानी टीबी, एक तो जो कॉमन टीबी है जो चेस्ट में होती है, चेस्ट इंफेक्शन में होती है, दैट इज द पल्मोनरी टीबी। दूसरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लीवर में हो सकती है, ठीक है, या और भी पार्ट्स में वो आपको हो सकते हैं, उसको कहा जाता है क्या, दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। दूसरी चीज, यहाँ पे ये एक आपका इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस कहने का मतलब ये एक से दूसरे में फैलती है। तो अगर किसी को टीबी है एंड ही कफ और स्नीज, आसपास में आप है, एयर ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया चले गए और आपने उसको इनहेल किया, तो चांसेस होंगे कि एक से दूसरे में भी वो क्या होती है, फैलती है। इसीलिए टीबी को कंटेन करना भी क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके उन इलाकों में जहां पे कि मान लो कि इतने साफ सफाई या लोग एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी में है। तो इवन फैमिली में मान लो किसी को टीबी हो गई, आप उसको कितना दूर करके रखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए इसको कंटेन करना भी क्या हो जाता है, कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक ट्रीटमेंट चला करते थे, इसका नाम था डॉट्स, ठीक है। तो डॉट्स ट्रीटमेंट टीबी के लिए होता था, ये आप याद रखेंगे। ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने चलता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें दिक्कत कहां शुरू हुई, दिक्कत तब शुरू हुई टीबी को लेकर के, ये तो मेजर समस्या है। अब अगर आपसे, मुझे नहीं लगता कि इस पे कभी प्रीलिम्स में बहुत कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में कभी हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ लेगी, भाई टीबी की समस्या क्या है, इसको लेकर के क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं, इसमें समस्याएं क्या, इसको कंट्रोल करने में समस्या क्या। तो ये तो बेसिक टीबी का आइडिया था, इसमें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब शुरू हुई जब लोगों को, पहली चीज की, लोग डरते हैं ट्रीटमेंट से। लोगों को लगता है कि भाई कोई क्या कहेगा कि इसको टीबी हो गया, तो दे विल से कि नहीं, नॉर्मल खांसी है। तो कई समय तक वो क्या करते हैं, बीमारियों को छुपा के रखते हैं, ठीक है। ये हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है, हम बीमारी को ऐसे छुपाते, ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे कारण से हुआ, हो गया, बीमारी ही है, ठीक है। तो ये कोई एचआईवी या एड्स फैलने का कारण क्या हुआ, लोगों ने बताया ही नहीं। अगर उसको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसको लगता है कि भाई समाज मुझे क्या कहेगा, किस तरीके की बीमारी हो गई, ठीक है। तो टीबी को भी लेकर ये एक समस्या, लोगों में हेसिटेंसी बहुत है, वो नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल में, नहीं जाना चाहते डॉक्टर्स के पास। दूसरी समस्या इसमें आती है कि जब इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है तो इसका कोर्स होता है, 6 महीने 8 महीने का इसका कोर्स होता है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, उस कोर्स को पूरा नहीं करते, वो 3 महीने 4 महीने में थोड़ा अच्छा फील हुआ एंड दे विल बी कि चलो ठीक हो गया, एंड दे विल नॉट, वो कहेंगे डॉक्टर पागल, इसने 8 महीने का दवा लिख दिया, फालतू का पैसा खर्चा करा रहा है। डॉक्टर पागल नहीं है, उसको पता है कि कितने दिन का कोर्स चाहिए। अब आपने 3-4 महीने में छोड़ दिया, अब वो क्या हो जाएगा कि आपको फिर से टीबी फिर से इंपैक्ट करेगी, और अगली बार अब वो दवा जो उसने पहली बार दी थी अब वो काम करने से नहीं, तो आपको ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की समस्या जो है अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इवन थर्ड लाइन के ड्रग्स अब आपको यूज करने पड़ रहे हैं, बिकॉज ये पहले लाइन सेकंड लाइन की आपको ड्रग्स जो है वो काम नहीं कर रही है। दूसरी समस्या ये आ जाती है, सेवेरिटी ऑब्वियसली उसकी बढ़ जाएगी। तीसरी समस्या आती है यहाँ पे डाइट वगैरह को लेकर के, ठीक है, क्योंकि टीबी में आपको कमजोरी होना स्टार्ट हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो धीरे धीरे आपको कमजोरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये 6-8 महीने तक आपको लंबा उसके साथ मतलब मेडिसिन के साथ में डाइट में भी अच्छा खासा फोकस रखना पड़ेगा। और भारत में देखोगे टीबी की समस्या, पहले तो ये समस्या एक तो गरीबों में ज्यादा है, जो लोग, दूसरी क्योंकि ये गरीब लोगों में ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक तो उनका एम्प्लॉयमेंट लॉस होता है इसके वजह से, दूसरा कि दे कांट अफोर्ड द फूड। और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ टीबी को लेकर के कहानियां चल रही हैं। तो ये जो रिपोर्ट है 2018-19 की रिपोर्ट है WHO की, 2023 वाली भी आई है, बट उसमें डेटा मतलब इंडिया स्पेसिफिक उन्होंने करके नहीं दिया है, ठीक है, उन्होंने ग्लोबल लेवल पे दिया, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक डाटा इसी में था, देयरफॉर आई हैव पुट दिस वन, ठीक है। तो ताकि आपको इसको लेकर के थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी रहे। अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर द डेटा, एग्जैक्ट डेटा की आपको जरूरत नहीं है, एक एस्टिमेट लेके चलोगे क्या है। तो पहली चीज यहाँ पे देखो, 56% वीमेन, मेन 31% वीमेन, यानी टीबी की प्रिवेलेंस किसमें ज्यादा है,
मेल में ज्यादा है, पहली चीज ये। दूसरी, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे कि कितने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने सारे, तो दिस इज द नंबर, ऑलमोस्ट 26 से 27 लाख लोग जो हैं, आप वो देखोगे तो टीबी से बीमारियां होने वाली पर साल ये आपको देखने को मिलेगी। इवन डेथ्स की नंबर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 लाख डेथ कर रही है। सो दिस 5 लाख इज अ वेरी ह्यूज नंबर अगर आप टीबी की बात करोगे। ठीक है, अब ओवरऑल हम अगर आपको देखो कि हमारा जो है रेट क्या है, तो धीरे धीरे टीबी आपको कम होता हुआ दिख रहा है। जो प्रिवेलेंस है, अगर आप टारगेट करोगे उसको 2003, 4, 5 के आसपास में, तो उससे ज्यादा, उससे यहाँ पे देखो 2000 में एंड कमिंग ऑन टू 2015, 2018 ये आपको कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके की डेटा जो है ये आपके लिए कभी भी, वो आपसे डेटा नहीं पूछेगा, बट इट विल आस्क कि भाई आपका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड किस तरीके से चल रही है। कोई नहीं, समस्या कहां पे है, देखो पहली चीज कि ट्रीटमेंट अगर कवरेज की बात करें, यानी जिनको टीबी हो जाती है उसमें से कितने लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाती है, सो दिस नंबर इज स्टिल वेरी स्मॉल। अगर 3/4 ही है, 75% के आसपास भी है, अगर इसके साथ आप कंपेयर करोगे 26-27 लाख लोगों को टीबी हो रही है, उसमें से 3/4 को मिल रही है, तो फिर भी 5 लाख 6 लाख लोग जो है वो अनट्रीटेड जा रहे हैं। एंड दिस इज अ इशू। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट 80% के, जिनको ट्रीटमेंट हो रहा है वो ट्रीटमेंट कोर्स को पूरा भी कर रहे हैं, उनका ठीक भी हो रहा है, सो दिस इज अ गुड नंबर। आपको यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत जो है वो पड़ेगी। इसके अलावा ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जो समस्या बढ़ रही है वो यहाँ पे है। यहाँ पे तो आपका ठीक ठाक चल रहा है, बट यहाँ पे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, यानी वैसे लोग जो या तो कोर्स को पूरा नहीं कर रहे हैं या वो बीच में कोर्स को छोड़ दे रहे हैं और उसके वजह से ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो जाता है, तो इसमें 2-3 समस्याएं होती है। एक तो उसको ट्रीट करना मुश्किल है, दूसरी उसकी दवाइयां कॉस्टली आती हैं। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ऑब्वियसली, तो गवर्नमेंट पे बर्डन है ना। ठीक है, तो वो आपको दवाइयां एक तो कॉस्टली है, तीसरी कि आप उसके वजह से आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे दिक्कत हो जाती है तब जब टीबी के साथ साथ उनको एचआईवी की इन्फेक्शन हो गई, तो फिर आप समझो कि उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली ना, एचआईवी है तो आपकी इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रही है, और उसमें टीबी हो गया तो फिर जो है कहानी वो काफी मुश्किल जो हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ये डेटा जो है, आप इसको बस एक ग्लोबल आइडिया, एक बेसिक आइडिया ले लेंगे कि चीजें चल क्या रही हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक एक चीज को उठा करके देखो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉजेज की बात हम करते हैं, टाइप्स की बात। तो कॉजेज हमने बताया आपको, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, एक तो पल्मोनरी टीबी जो आपको लंग्स को होता है, दूसरा जो है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडीज को अफेक्ट करती है, दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब इसमें क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, आपके पेट की समस्याएं, दूसरी स्केलेटल टीबी, लिवर टीबी। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं टीबी के फैलने के। यहाँ पे जो मेडिसिन यूज करी जाती है, तो एक दो मेडिसिन के नाम जो है तुम भी याद कर लो, बोलोगे तो लोग लगेगा कम से कम तुम्हें मेडिसिन के नाम पता है। ठीक है, तो आइसोनियाजिड, ठीक है, रिफैम्पिन, इथैम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, ये सारे जो है मेजरली आपको दवाइयां हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा अपने को ये देखने का है कि वैक्सीन इसको लेकर के है कि नहीं। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन लगती तो है, लेकिन ये जो बीसीजी वैक्सीन है, दिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, ये पल्मोनरी टीबी यानी लंग्स में होने वाली टीबी के लिए ये आपको क्या है, इसमें ये काम नहीं करते। तो बीसीजी वैक्सीन आज भी बच्चों को लगते हैं। अगर पुराने टाइम में देखोगे जो मम्मी पापा होंगे उनके, तो उनके हाथ पे देखना यहाँ पे निशान होगा काला वाला। ठीक है, दैट इज द बीसीजी वैक्सीन का वो है। ठीक है, तो उस टाइम में वो उस तरीके से बीसीजी वैक्सीन दी जाती थी, अब तो आराम से सिरिंज से दी जाती है। तो उस टाइम में उनको जो है दागना समझते हो ना, आगे से दागने वाला काम, तो कुछ वैसा दिया जाता था बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, तो बीसीजी का निशान रहेगा, आज भी दी जाती है, बट अगेन दैट्स फॉर द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, नॉट द पल्मोनरी टीबी के लिए काम नहीं करती। तो बेसिक आइडिया है कि आपके लिए आप इसको कर क्या रहे हो। ठीक है, कि नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है ये क्या करे। तो बेसिक आइडिया है कि पहले तो आप डायग्नोज करो कि जिसको टीबी है, आप जल्दी से जल्दी उनको जान लो कि हाँ इनको टीबी है, तभी तो आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाओगे। तो डायग्नोसिस पे आपका फोकस रहेगा। डायग्नोसिस होने के बाद जैसे ही पता चला कि इनको टीबी है, यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम, एंड ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको जो सपोर्ट उनको देना होगा, दैट यू विल ट्राई टू डू दिस थिंग। तो टारगेट फॉर इंडिया कि आप 2025 तक क्या करोगे, टीबी को हटाओ। अगेन वी आर नॉट वेरी क्लोज। ठीक है,
फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये पूरी का पूरा खर्च जो है ये गवर्नमेंट जो है वो आपको वहन करती है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम का नाम अगर आप याद कर लो तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे निक्षय पोर्टल के थ्रू, निक्षय पोषण योजना के थ्रू आपको 500 रुपीज पर मंथ पर पेशेंट यहाँ पे उनको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दिया जा रहा है, ताकि आप थोड़े से हेल्दी फूड्स भी खाओ साथ में। तो कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि टीबी को ही तो मारना है, जैसे कोरोना वाले टाइम में चला था ना कि दारू पीने से जो है कोरोना का वैक्सीन जो वायरस है वो मर जाता है, ये चली थी बीच में कहानी। अब उनको यही नहीं पता था कि भाई सांस लेने वाली पाइप और खाने वाली पाइप दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। वहां पे उन लोगों में ये खूब चला था कि अरे इसी पाइप में तो जाता है, इसी पाइप में रहता है, दारू पिएंगे मर जाएगा वो, उसमें भी तो अल्कोहल है। अरे गधे, दोनों अलग अलग है, दोनों का मिलना ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी लोग कई बार ये काम करते हैं, 500 रुपए मिला है तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट से आ गया है, जीवन कुछ दिन का है, लेके आते हैं देसी और काम जो है अपना चलेगा, ठीक है। सो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन 2017 से 25, यहाँ पे 2025 तक अपने को खत्म करना है। इसके अलावा टीबी मुक्त पंचायत अभियान इनिशिएटिव करी गई। पंचायत अभियान इसलिए करी गई क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे उसको सब पकड़ा जा सके केसों को जल्दी। तो क्योंकि कई बार लोग हेसिटेंट होते हैं ना कि जाना ही नहीं है चेकअप कराने, थोड़ी सी तो बीमारी है, कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे। तो कम्युनिटी लेवल पे अगर पंचायत को स्ट्रेंथन किया जाए, व्यवस्था खास करके जो आशा वर्कर्स होती है और इनको, तो इनको भी टारगेट दिया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा डायग्नोज करने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, टीबी मुक्त पंचायत अभियान इनिशिएटिव, ये आप कहीं पे भी, इवन आप अगर कहीं पे आंसर लिख रहे हो फॉर द पॉलिटी, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल हो सकता है, लोकल गवर्नेंस का क्या रोल हो सकता है, तो इस तरीके के एग्जांपल अगर आप कोट करोगे तो वो यूनिक हो जाते हैं कि वो एग्जांपल किसी ने कोट नहीं किया, आपने किया कि देखो ग्लोबल लोकल लेवल पे हम कैसे प्रोग्राम्स को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना 500 रुपए पर महीने, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, यही कहानी है, इसमें बहुत सारे इंटरवेंशन और पैसे वैसे देने के काम जो है ये आपको किया गया, ठीक है। तो ये 24 मई 2018 का है, बट चल ही रहा है। निक्षय पोषण योजना 500 रुपए सबको मिलेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसी कहानी जो है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट सब कुछ जो है दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपको ये है। इसके अलावा निक्षय मित्रा, ठीक है। इवन जो है ये निक्षय मित्र का बेसिक आइडिया क्या है कि आप जो है, जो भी लोग ट्रीटमेंट कर रहे, जिनको टीबी हो गया है, उनको एक तरीके से सपोर्ट, कि भाई उनको टाइमली याद दिलाते रहने का है कि भाई तुम चलो, तुमको ट्रीटमेंट करा लेने का है, ठीक है। आप उनको ध्यान रखते रहे कि अपने कोर्सेज को पूरा करने के लिए, तो कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है, ये निक्षय मित्र जो है आपको इनका रोल, साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट वगैरह जो प्रोवाइड करने के, थोड़ा काउंसलिंग वगैरह कर देने का है, वो सारा काम जो है ये निक्षय मित्र के थ्रू आपका चल रहा है। फाइंड, ट्रीट ऑल एंड टीबी, ये आपका ग्लोबल लेवल पे कहानी चल रही है कि अपने को हर तरीके से टीबी को क्या करना है, खत्म करना है। इसके अलावा मॉस्को डिक्लेरेशन, कभी टर्म मुझे नहीं लगता पूछेगा, पुराना हो चुका है, बट अगेन मॉस्को डिक्लेरेशन में इन्होंने बात करी थी कि टीबी को हम क्या करेंगे 2030 तक एलिमिनेट करेंगे एट द वर्ल्ड लेवल, ठीक है। तो मॉस्को डिक्लेरेशन ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ 2030 में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक 6 मंथ प्रोग्राम लेके आई है कि हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है, दिस इज एक्सडीआर टीबी कहीं पे लिखा हुआ है, तो देखो एक तो हो गई नॉर्मल टीबी, दूसरी होती है ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, और तीसरी हो जाती है एक्स्ट्रा ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। तो उसमें क्या हो रहा है कि लेवल आपको बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्होंने एक रेजिमेन यानी मेडिसिन का एक रेजिमेन है कि क्या कॉम्बिनेशन आप ड्रग का दोगे, तो जो एक्स्ट्रा ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो जा रही है वहां पे यू नीड टू यूज दिस स्पेसिफिक मेडिसिन, ठीक है। ये कुछ बेडाक्विलिन, अब सबसे फेमस दवा, एक बार मुझे किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं किसमें पूछा था, बट उसने सिंपली पूछ लिया था कि बेडाक्विलिन जो दवा है ये किसमें दी जाती है, जब ये अनाउंस हुआ था उस समय का था, ठीक है। 2017-18 की बात है, इसलिए सिंपली पूछा था बेडाक्विलिन टर्म देखा गया रिसेंटली न्यूज में, ये किसके लिए यूज किया जाता है, और किसमें पूछा था आई डोंट रिमेंबर इट, बट ये बेडाक्विलिन बस सिंपली पूछा था, ठीक है, क्योंकि उस समय में लेकर के इसको काफी चर्चा थी एक्सडीआर टीबी को लेकर के। अब नहीं पूछेगा, बट ठीक है, आप थोड़ा बहुत देख लोगे तो ड्रग वगैरह के नाम याद करने की जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं, वो कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं, अब आ जाते हैं तो अपने को कर लेना पड़ता है। सो आप बात करें कि ड्रग रेसिस्टेंट टीबी क्या है, तो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी सिंपल से याद रखना कि जो टीबी आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग जो सबसे बेसिक यूसेज में आपको दे दिया जाता है, अगर उससे आपको उनका रेसिस्टेंट हो चुका है तो फिर हम उसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो चुका है, दैट इज बेसिकली आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन। ये दो दवाइयां हैं जो कॉमनली दी जाती हैं, टीबी किसी को हुआ तो फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में इसी को दिया जाता है, ठीक है। इससे तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो इट बिकम्स द एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एक्सटीआर टीबी जिसको हमने बात कर रही है। अब यहाँ पे आपको आइसोनियाजिड रिफेम्पिन का तो हो ही चुका है, साथ ही साथ एक और डिजीज होता है, एक और मेडिसिन होता है जिसको कहते हैं फ्लोरोक्विनोलोल।
ये इसके वजह से भी अगर इससे भी अगर ये रेसिस्टेंट हो गया देन इट बिकम्स द एक्सडीआर टीबी। सिंपली ये याद रखना, टीबी उसमें आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन से अगर वो रेसिस्टेंट हो गया इट बिकम्स द मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। उसमें भी जो दूसरी लाइन की ड्रग है, ठीक है, उससे भी ऊपर चला गया देन इट बिकम्स द एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एक्सडीआर टीबी जिसको कहते हैं। एंड फाइनली टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, टीडीआर टीबी। ये केसेज बहुत कम है बट ऑब्वियसली ये केसेज हैं, ठीक है। तो जो आपका टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो गया तो फिर उनको भगवान बचा सकता है, इंसान के बस की वो कहानी नहीं है, ठीक है। तो ये आप सिंपल सी कि ये टीबी में क्या क्या कहानी है, क्या टाइप्स है, उतना करके अपने को काम खत्म कर लेने का है। इसके बाद मन करे तो पढ़ लेना, ठीक है। मैंने निकाल लिया कि अच्छा फर्स्ट लाइन ड्रग तो आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन, ये सबसे कॉमन ड्रग के रूप में इसको दिया जाता है, ठीक है। एक काफी ज्यादा देखो ऑफ्लोक्सासिन हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है ना तो तुरंत जो दुकानदार हैं वो ऑफ्लोक्सासिन मेडिसिन दे देते हैं आपको। उसका कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो उसमें ये मेडिसिन होती है। अब क्या होगा, उसका इम्पैक्ट आपको बाद में कभी टीबी भगवान ना करे हो लेकिन हो गया ना तो फिर ये काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको नॉर्मल बीमारियों में भी उन्होंने ये ऑफ्लोक्सासिन दे दिया रखा। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई कोई भी दवा अपने से ना लें या उनसे भी ना लें, कम से कम डॉक्टर से लें। तो डॉक्टर आपको कभी ये नहीं लिखेगा, ठीक है, लेकिन ये जो है नॉर्मली लिख देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन ये भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है। तो इससे बचने का है। तो ये जो है ये आपको सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं, अगर ये फेल हुए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बचाना, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ थोड़ा सा मैंने दे दिया कि आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ये भी दे दी जाती है नॉर्मली, ठीक है, वायरल वगैरह में स्ट्रेप्टोमाइसिन वो दे देते हैं। तो टीबी को लेकर के इतनी कहानी काफी थी। देन वी विल कम ऑन टू सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल डिजीज के बारे में सुन रखा है? हाँ जी, सिकल सेल एनीमिया वही है। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें क्या होता है कि ब्लड के फ्लो होने में मुश्किलें आने लगती, ठीक है। सिंपल सा, जो हमारा रेड ब्लड सेल है, तो ये हमारा नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है, इसका साइज आप देख रहे हो गोल सा है, ये आराम से क्या करता है हमारे आर्टरीज में वेन्स में आराम से मूव करता है, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन कई बार ये होता है पहली चीज की जेनेटिक कारणों से, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपका ये सिकल के शेप में आ गया, अब ये सिकल के शेप में आ गया तो फिर क्या होगा कि ये मूवमेंट करने में इसको दिक्कत होती है इन द आर्टरीज एंड वेन्स, और ये कहीं पे भी क्या करना स्टार्ट करता है, ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देता है। और ये बीमारी आपको सिकल सेल एनीमिया के नाम से, लोगों में खून की कमी, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, सांस फूलने लगेगी, हेमोग्लोबिन की कमी होगी, ये तरीके की ये सारी बीमारी, ये सारे लक्षण जो है ये आपको देखने मिलेंगे सिकल सेल डिजीज में। पहली चीज ये ध्यान रखोगे कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये कोई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, दिस इज अ जेनेटिक इशू, तो इसको आप कहोगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में ये जाएगा, ठीक है। तो ये मून शेप, क्रिसेंट शेप या सिकल सेल में होना ये इसका कारण है, और इसके वजह से ब्लड वेसल ब्लॉक होते हैं, और ब्लड वेसल ब्लॉक होना अपने आप में काफी मुश्किल काम है, ठीक है। अब इसमें अगर किसी का ब्लड वेसल ब्लॉक हो चुका है तो आप समझोगे कितने लेवल का पेन उसको होगा, ठीक है। सो दिस पेन, उनको पेन होना कहीं पे भी स्टार्ट होता है, कॉम्प्लिकेशन और भी बहुत सारे उनके हो सकते हैं। इसके साथ साथ और भी इसके कारण है, जॉन्डिस होना, इनलार्ज लीवर का होना, स्प्लीन का बढ़ना, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स के रूप में आपको देखने मिलते हैं। तो बट दीज आर द साइड इफेक्ट्स। अब क्या होगा, किसी को सिकल सेल डिजीज है, डॉक्टर उसको जॉन्डिस के लिए केवल ट्रीट कर रहे हैं तो कभी ठीक नहीं हो, तो इसीलिए सिकल सेल डिजीज में भी आपको जरूरत पड़ेगी कि ट्रीटमेंट जो है टाइम से करा जाए। अब सिकल सेल डिजीज में दिक्कत ये देखा गया कि ये ट्राइबल पॉपुलेशंस में हमारे यहाँ काफी ज्यादा है, खास करके झारखंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें ये सिकल सेल डिजीज की बीमारी काफी ज्यादा है। ये मानना है बहुत सारे लोगों का कि इस रीजन में मलेरिया काफी ज्यादा टाइम से हुआ करता था, मलेरिया काफी प्रिवेलेंट था, और बॉडी ने मलेरिया के रिस्पॉन्स को, यानी मलेरिया को काउंटर करने के चक्कर में बॉडी हमारी इवॉल्व उस तरीके से हुई कि उनके जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज आ गया, और उस जेनेटिक मेकअप में चेंज आने की वजह से इनका जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल है, ये इवॉल्व हुआ इसी तरीके से सिकल फॉर्म, वो मलेरिया काउंटर करने में हुआ था। तो मलेरिया तो काउंटर हो गया बट उसके जगह पे दूसरा आपको सिकल सेल डिजीज जो है ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब रह गई बात कि क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो पहली चीज तो जेनेटिक है, तो जेनेटिक बीमारियों में मैक्सिमम टाइम आपको ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है भी वो है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, याद आ रहा है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल की हमने चर्चा करी थी क्लास में, मैंने कहा था आगे ये बहुत काम आएगा। ये एक केवल और केवल यही जो है ये आपको काम कर सकता है, दिस इज सिंपली द, जो आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, ठीक है, तो वो जो भी ब्लड सेल्स बनेंगे वो आप पूरा का पूरा उसका जेनेटिक मेकअप ही चेंज करो, आप ले जाके हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स को डालो एंड देन दैट कैन क्योर। तो आप कह सकते हो एक तरीके से बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका एक ऑप्शन है, या स्टेम सेल ट्रीटमेंट ही इसका एक ऑप्शन है, क्योंकि ये कारण ये जो ट्रीटमेंट है काफी महंगी है,
तो अफोर्डेबिलिटी जो है एक इश्यू है, ट्राइबल पॉपुलेशन में है, तो अफोर्डेबिलिटी आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल हो जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज जो है ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज हमने बात करी इनहेरिटेंस की, ये डिजीज जो है जेनेटिक है, तो जेनेटिक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात आएगी। सो बर्थ से ही होता है, इनहेरिटेड जीन की बात है, ठीक है। अब देखो ये किस में फैलेगा, सिंपल सी बात है कि ये डिजीज सिकल सेल एनीमिया तभी फैलेगा जैसे जिसमें कि अगर दोनों पेरेंट को यानी मदर एंड फादर दोनों में ही एससीडी की बीमारी है, या बीमारी ना भी हो उसके जीन्स हैं, ठीक है, सिकल सेल डिजीज के जीन्स हैं, अगर दोनों में है, प्रेजेंट है, हो सकता है वो दिखे ना, कई बार होता है कि आपके अंदर जीन्स होते हैं उसके प्रेजेंट, बट वो बीमारी आपको होती नहीं है, तो क्या होगा कि अगर मदर में एंड फादर में दोनों में उसके जीन्स प्रेजेंट है, तब चांस होगा ज्यादा कि उस बच्चे को क्या होगा कि आपको सिकल सेल डिजीज फैलेगी, ठीक है। यानी कि इसको अगर आपको काउंटर करना है तो सिंपल सा उपाय है, इसको अगर आपको बहुत इजीली काउंटर करना है तो आप क्या करो, मैरिजेज के पहले मेडिकल चेकअप करा लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है मदर फादर दोनों कपल हैं उनको सिकल सेल डिजीज तो नहीं है, अगर दोनों को है तो आप जितना ज्यादा हो सके उसको अवॉइड करो उस मैरिज को, ठीक है। तो ये अगर किया गया तो फिर सिकल सेल एनीमिया को या सिकल सेल डिजीज को काउंटर करना बहुत ही आसान हो सकता है। तो सिंपली एससीडी याद रखना, मेल एंड फीमेल दोनों में है, मदर फादर दोनों में है, तो देन देयर इज 25% चांस कि बच्चे को भी क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना दो चीजें हैं, एक तो सिकल सेल डिजीज, दूसरा सिकल सेल ट्रेट। कई बार क्या होगा कि मान लो उसमें जीन्स हैं बट उसमें दिख नहीं रहे, तो जब उसमें जीन्स होती हैं वो आपको मैनिफेस्ट नहीं होती तो हम कहते हैं कि इसके अंदर में ट्रेट है, और जब वो दोनों जीन्स इफेक्टिव हो जाए, आपको दिखना शुरू हो जाए, वो जीन अपने आप को दिखाना शुरू कर जाए उसका इंपैक्ट, देन वी से कि भाई अभी जो है ये मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया है। इसकी चर्चा मैं कर क्यों रहा हूं, कर इसलिए रहा हूं, सिकल सेल डिजीज इज नॉट अ वेरी, काफी दिनों ये चलते रहते हैं न्यूज में, इसके पीछे कारण मेरा ये है कि ये दो मेथड्स कैसगेवी एंड लाइफजेनिया, ये आप कह सकते हो ये जीन थेरेपीज हैं जो कि अप्रूव करी गई हैं यूएसए में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज। अब ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द जीन थेरेपी, जीन बेस्ड या क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी, याद आ रहा है क्रिस्पर, कुछ क्रिस्पर कैस9 बात करी थी हमने, ठीक है। तो क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी ये आपको सिकल सेल डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ये इनका इस दवाओं का जो है ये नाम अपने को ध्यान रखना है, कैसगेवी एंड लाइफजेनिया, ठीक है, ये आपको करा गया है। भारत में भी हमारे यहाँ काफी समस्या है तो हमने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है ये हमने लॉन्च किया है, और इसके अंदर बेसिक टारगेट यही है कि आप क्या करो, आप लोगों को जल्दी ही पकड़ लो कि भाई इनको बीमारी है। सो बिफोर आई कम ऑन टू किस जीन थेरेपी में होगा क्या, ये जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन है इसमें बेसिक आइडिया यही है कि अगर हम यंग कैच करें, उनको जल्दी से ही पता चले, बच्चा छोटा है हमें तभी पता चले कि अच्छा इसको सिकल सेल एनीमिया वाला इश्यू है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट, कोई भी बीमारी होगी तो उसको उसकी ट्रीटमेंट ये सिकल सेल एनीमिया को ध्यान में रखते हुए करेंगे, उसको मैनेज करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। साथ ही काउंसलिंग वगैरह जो मैंने बात करी मैरिजेज में कि आप उसको पहले से पकड़ के रखो कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर सिकल सेल का कोई ट्रेट है, जीन्स है, तो उसको भी मेजर करके वो कोशिश करते हैं कि इसको हम मैरिज ना होने दें, तो इस तरीके मैरिज ना होने दें लोगों को काउंसलिंग करके, ठीक है, तो ये करने का प्रयास वो करते हैं, हमारे यहाँ टारगेट यही है। अब अगर हम बात करें कि ये जो ट्रीटमेंट है कैसगेवी ये चल क्या रहा है, तो सिंपल याद रखेंगे इसमें वही प्रोसेस है जो स्टेम सेल थेरेपी में चलती है। अगर स्टेम सेल थेरेपी आपको याद है तो फिर यही कहानी है, डॉक्टर्स क्या करेगा, हमारे बॉडी से स्टेम सेल को निकालेगा, ठीक है, द डीएनए इन द स्टेम सेल क्रिएट द सिकल सेल रेड ब्लड सेल, वही डीएनए कारण बनते हैं, आप क्या करोगे, यूज करोगे क्रिस्पर का, इसको इन्होंने कैसगेवी कहा गया है, ठीक है, एंड देन यू विल एडिट द सेल्स, उसके जो डीएनए स्ट्रक्चर है आप उसको क्या करोगे, यू विल एडिट इट, और एडिट करने के बाद जो सिकल सेल का जो जीन है आप उसको बाहर निकालोगे, एंड देन यहाँ पे क्या किया जाएगा, फाइनली उस एडिटेड सेल्स को दैट विल बी इंजेक्टेड बैक इनटू योर बॉडी। सो दैट्स द बेसिक आइडिया जो सिकल सेल का आपको एलिमिनेशन, तो सेम जो जीन थेरेपी वाली हमने पूरी प्रक्रिया की चर्चा करी थी वो इसीलिए वहां पे ही डिटेल में बता दिया था, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के लिए जीन थेरेपी यूज करी जाती है, प्रोसेस सब में सेम होगा, बॉडी से सेल्स को निकालना, स्टेम सेल्स को निकालना, उसके इन्फेक्टेड पार्ट को, जो भी इन्फेक्टेड आपका जीन है या आप कह सकते हो जो इवॉल्व जीन है जो डिजीज कॉजिंग है, आप उसको एडिट कीजिए, उस पार्ट को हटाइए, एंड हटाने के बाद वापस से उस स्टेम सेल को आप क्या करिए अंदर लेकर, नहीं कैंसर या किसी ये कीमोथेरेपी होती, ठीक है,
इसमें भी क्या हो जाता है, क्योंकि जब आपका एडिटिंग हो रही है, जिम की एडिटिंग हो रही है, उसका निगेटिव इंपैक्ट कहीं ना पड़ जाए, उसके लिए कीमोथेरेपी करती है। ठीक है, जब तक आपका बॉडी, मान लो आपके बॉडी में से जब हमने सेल को निकाला, उसको एडिट कर रहे हैं, तब तक उसका इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले, उसका इंपैक्ट ज्यादा ना फैले, उस समय वो ये क्या करते हैं कि केमोथेरेपी पे आपको रख देते हैं। ठीक है, और कीमोथेरेपी, हाँ हाँ सुनो सुनो, कीमोथेरेपी अब क्या होगा कि मैंने आपके बॉडी से सेल को निकाला है, अब सेल को निकाला, मुझे इसमें इन्फ्यूज करना है ना आपके बॉडी में, अब मुझे इन्फ्यूज करना है, अगर मैं दोनों जो आप में इन्फेक्टेड सेल है वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे और मैं नया जो एडिटेड सेल है उसको भी डालूंगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना कहानी। तो मैं क्या करूंगा, जो सेल निकाल लिया आपका, उसको निकाल करके मैं उसको एडिट कर रहा हूँ, और जो आपके बॉडी में सेल है उसको धीरे धीरे तब तक जो पहले से प्रेजेंट है उसको बाहर करूंगा, जब उसको खाली करूंगा तभी तो इसको डालूंगा। तो दैट्स द बेसिक आइडिया, कीमोथेरेपी आपको इसलिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेम सेल थेरेपी वाली कहानी जो है ये आपको चलेगी। नेशनल सिकल सेल एलीमिया एलिमिनेशन मिशन, सिंपल सी आइडिया है कि अपने को 2047 तक, अब यहाँ पे लंबा टारगेट लेके चल रहे हैं क्योंकि इस डिजीज को ट्रीट करना आसान नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर यू नीड टू गो ऑन दिस थिंग। यहाँ पे आपका बेसिक जो आइडिया है दैट इज द 3 पिलर मिशन है, 3 पिलर अप्रोच है, हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूम ऑफ केयर। यानी कि पहली चीज, आप जितना ज्यादा हो सके लोगों को इसके बारे में जागृत कीजिए, ताकि वो भी जैसे शादी वगैरह के टाइम ध्यान रखें। दूसरी चीज, इनिशियली ही आप उसको पकड़ने का प्रयास करें कि किसी बच्चे को सिकल सेल हुआ है तो आप उसको काउंटर करें, और अगर उसको हो गया, आपको पकड़ में आ जाता है, देन यू डू द होलिस्टिक मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूम ऑफ केयर, क्योंकि उसको लगातार जीवन भर उसको 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 आपको करना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इनिशियली जो था ये 0 to 18 साल के बच्चों तक, क्योंकि बच्चों को हम टारगेट करेंगे, उनका जीवन, उनको लंबा जीवन अभी जीना है। बट धीरे धीरे बात यही है कि पैसे जैसे जैसे आएंगे तो हम सबको इसमें इंक्लूड करेंगे जिसको भी है, बट अभी भी जनरली जो टारगेट किया था वो बच्चों को ही ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में ही इसको, जितने भी सारी समस्या, जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही चलते हैं, जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न, पब्लिक हेल्थ वाले इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो नेशनल सिकल सेल एलीमिया एलिमिनेशन मिशन, इसको ध्यान रखेंगे, ये टर्म आपको ध्यान रहा। देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं रैंडमली करा रहा हूँ, रैंडमली कराने के पीछे कारण यही है कि जो आपका सिस्टमैटिक वाला पोर्शन था वो मैंने करा लिया। अब मैं जो पोर्शन करा रहा हूँ वो है पिछले 1 साल 1.5 साल से जो न्यूज में टर्म्स रहे हैं, कुछ समस्याएं, कुछ न्यूज आइडिया जो है वो न्यूज में रही है, तो मैं उन्हीं को करा रहा हूँ ताकि आपका जो है करंट वाला पोर्शन भी कवर हो जाए, अलग से करने के लिए आपको फिर बहुत ज्यादा समस्या ना पड़े। अब ये जो है टर्म आपको कॉन्ड्रोसाइट्स, नया अच्छा टर्म दिख रहा होगा। ठीक है, ये पहली चीज की कॉन्ड्रोसाइट्स हैं क्या, और ये इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। तो पहली चीज ध्यान रखना, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होता है, हमारे बॉडी में कार्टिलेज टिश्यू होता है। कार्टिलेज टिश्यू जो है किसी को पता कहां पे है, कहां पे बताओ? कार्टिलेज टिश्यू होता है, नाक है आपका, वो हड्डी है, बोन है क्या, दैट इज द कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, जो आपका कान दिख रहा है ये भी कार्टिलेज टिश्यू है। ठीक है, रिब केज के कुछ हिस्से, हाँ सारा नहीं, कुछ पोर्शन, हाँ कुछ पोर्शन। ठीक है, तो ये थ्रोट वाले कुछ पोर्शन, रिब केज वाले कुछ हिस्से वही होते हैं आपको कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, तो ये कार्टिलेज जो टिश्यू होते हैं, यहाँ पे इनका जो ये जो बनते हैं, ये बने होते हैं कॉन्ड्रोसाइट से, एक तरीके का सेल है। ठीक है, यही आपका जो है जो कॉन्ड्रोसाइट्स, यही आपके कार्टिलेज टिश्यू को भी बनाते हैं, और इन्हीं का रोल होता है फॉर द बोन ग्रोथ। ठीक है, बोन के बढ़ने में भी, बोन के ग्रोथ होने में भी इनका रोल होता है। मेरी वो चर्चा का समस्या नहीं है, मेरी चर्चा का समस्या ये है कि आज से पहले, मतलब इस न्यूज के आने से पहले, लोगों का ये मानना था कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो हेमोग्लोबिन बॉडी के केवल एक पार्ट में होता है, दैट इज द रेड ब्लड सेल। लेकिन रिसेंट रिसर्च ने यह बताया कि जो आपको कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जिनसे कि आपका कार्टिलेज टिश्यू बना होता है, जो ही ग्रोथ करा के आपको बोन ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, इनमें भी आपका क्या हो रहा है, इनमें भी हेमोग्लोबिन की प्रेजेंस देखने मिली है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल में ही हम मानते थे कि जो हेमोग्लोबिन है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में मिलता है, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स में रिसेंट रिसर्च ये बता रही है कि आपको देखने मिलता है, क्योंकि इन्होंने सिंपली बताया कि कॉन्ड्रोसाइट्स में ऐसा है। तो पहली चीज थी कॉन्ड्रोसाइट्स मिलते कहां पे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, और दूसरी इससे रिलेटेड जो न्यूज है वो आपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का कॉन्ड्रोसाइट्स में मिलना, और कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, सो दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स कुछ नहीं, दीज आर द सेल्स दैट प्रोड्यूस द कार्टिलेज टिश्यूज, दैट सिंपल एज दैट। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट्स इतना ही, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कॉन्ड्रोसाइट्स मिलते कहां है, दैट्स ऑल।
थोड़ी सी चर्चा हेमोग्लोबिन की। तो न्यू स्टडी रिवेल्स कॉन्ड्रोसाइट प्रोड्यूस हेमोग्लोबिन एंड फॉर्म हेमोग्लोबिन बॉडीज। तो यही आपको जो है इसमें इसमें कहानी है। प्रीवियसली द हेमोग्लोबिन्स आर थॉट टू बी एक्सक्लूसिव टू द रेड ब्लड सेल्स। तो ये आइडिया था हमारा, बट समय के साथ हमारे आइडियाज बदलते हैं, तो इसीलिए ये आप चर्चा का विषय है। हेमोग्लोबिन की बात, हेमोग्लोबिन तो आपको पता ही है, दिस इज द आयरन कॉन्टेनिंग प्रोटीन है ये। और इसका मेन रोल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स में जो हेमोग्लोबिन का रोल है वो तो यही है ना। यहाँ पे आपको दीज आर प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ वर्टेब्रेट्स एक्सेप्ट द कोल्ड वाटर आइस फिश। तो वर्टेब्रेट्स जो जानवर है, मैं इसके बाद में देखता हूँ, आई विल ट्राई की जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा उसका ब्रीफ में करा दूं। सो इसमें हमने बात भी करी थी इसके पहले भी, जब मैं बता रहा था सेल्स वगैरह में, नहीं कि आरबीसी का जो मेन प्रोसेस है, उसका जो मेन काम है दैट इज द ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी हेमोग्लोबिन प्रोसेस को ये कराता है। यानी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ये टिश्यू में जाता है, जब ऑक्सीजन के साथ बाउंड करता है, उसके बाद एक जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक, ऑक्सीजन उसके साथ प्रेजेंट है, वो जाके डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचता है, बॉडी यूज करती है ऑक्सीजन को, जब वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है दैट प्रोसेस इज नोन एज द डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, फॉर्मेशन इसकी हमने बताई है कि मेजरली जो आपके ब्लड सेल्स बने होते हैं, ऑल मोस्ट ऑफ देम डेवलप इन द बोन मैरो सेल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हेमोग्लोबिन के बाद कुछ चर्चा रही हमारे यहाँ रेयर डिजीज की। ठीक है, आते हैं हम लोग अब रेयर डिजीज पे। ये कुछ ऐसे डिजीज होंगे जिनके नाम इतने कॉमन नहीं है, विल कॉमन टू इट, ये चल गया। अब यहाँ पे क्या करा है भारत में, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज इंट्रोड्यूस्ड 4 ड्रग्स या जेनेरिक ड्रग्स, नॉट ड्रग्स, ड्रग्स तो उसके पहले से थे, जेनेरिक ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग 4 रेयर डिजीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली चीज की जेनेरिक ड्रग क्या होता है, और दूसरी चीज कि ये रेयर डिजीज क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखेंगे। पहली चीज कि रेयर डिजीज क्या है। ठीक है, अब इसमें ये तो इंफॉर्मेशन, ये न्यूज मुझे मिली। अब इसमें था कि ये कौन कौन से डिजीज जो है जिसको लेकर के इन्होंने जेनेरिक ड्रग को इंट्रोड्यूस करा है इंडिया के मार्केट में। तो नाम, टाइरोसिनेमिया टाइप 1, गॉसस डिजीज, विल्सन्स डिजीज एंड ड्रेवेट और लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम, एलजीएस। ठीक है, ये 4 अब ऐसे डिजीज हैं। अब ये नॉर्मली ये पिछले साल की न्यूज है, 2023 आई थिंक अगस्त या सितंबर की न्यूज है। तो ऑब्वियसली अभी 1 साल के आसपास ही है, कोई भी एग्जाम के लिए अभी ये बना रहेगा कि क्योंकि इसको WHO ने, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इसको लेकर के करा, तो आपसे सिंपली पूछ लेगा कि भाई इन बीमारियों में होता क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल ये टर्म आपने देखे हैं न्यूज में, इसको लेकर के क्या, ये इसको लेकर के इसमें होता क्या है बेसिकली। तो आपको एक काम दे रहा हूं, आज जाके थोड़ा सा इन डिजीज के बारे में सर्च करोगे कि इसमें होता क्या है बेसिकली, बस उसके उसके सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स नहीं भी, आप सिंपली याद रखोगे इन बीमारियों में चलता क्या है, क्या क्या इसमें इसका इंपैक्ट क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि जो आपका जो टाइरोसिनेमिया टाइप 1 है, इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है हमारी एमिनो एसिड को अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाती, उसके एक्यूमुलेशन की वजह से फिर उसका इंपैक्ट जो है लीवर वगैरह पे पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी डिजीज में, गॉसस डिजीज में क्या है, विल्सन डिजीज में क्या है, और एलजीएस में क्या है, आप थोड़ा सा इसको देख लोगे इस डिजीज में होता क्या है बेसिकली। ठीक है, एक एक लाइन, 2 लाइन में, इससे ज्यादा कुछ करने का नहीं है। दूसरी बात कि आपका रेयर डिजीज की हमने बात करी, तो रेयर डिजीज है क्या। ध्यान रखना, रेयर डिजीज को लेकर के कोई डेफिनेशन नहीं है। रेयर डिजीज नाम में पता चल रहा है रेयर, कम मिलते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन की पॉपुलेशन में, कुछ पॉपुलेशन में अगर वो उस तरीके की डिजीज कम देखने को मिलती है तो उसी को क्या कह दिया जाता है, रेयर डिजीज कह दिया जाता है। सो नॉर्मली दीज आर द लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर्स with prevalence of 1 or less per 1000 population। अब ये 1 per 1000 यानी 1000 में से किसी एक को होता है। अलग अलग कंट्रीज इसको अलग अलग तरीके से लेते हैं, कोई 10,000 पे 1 लेके चल रहा है, कोई 1000, हम 1000 को लेकर चल रहे हैं, एंड दीज आर मोस्टली जेनेटिक इन नेचर। तो ये जो है ये आपको, इन्हीं को रेयर डिजीज कहा जाता है। जेनेरिक ड्रग्स किसको कहा जाता है, जेनेरिक ड्रग टर्म काफी दिन से न्यूज में चल रहा है ना। जेनेरिक ड्रग आपको जो है प्रोवाइड कराने का है, सारे हॉस्पिटल्स में जेनेरिक ड्रग, डॉक्टर्स भी जेनेरिक ड्रग को लेके, अरे नहीं, वो जेनेरिक ड्रग नहीं होगा, नहीं।
कमिंग ऑन टू, ठीक है। तो मैं आपको दोनों चीजें डिस्कस करता हूँ। जेनरिक ड्रग सिंपल सी ये है कि कोई ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम में जैसे आपको देखोगे उस ब्रांड नेम में जो कॉम्पोजिशन है, जो सॉल्ट है, वही सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा किसी और दवा में, मतलब उस दवा में उसका नेम कुछ अलग होगा। अंतर इतना ही होता है। एक होता है ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन में क्या होता है कि वहां पे उन्होंने उसकी कॉपीराइट करी होती है, ठीक, उनपे उनके आईपी राइट्स होते हैं, वो दवा कोई और नहीं बना सकते। लेकिन जब उनका पेटेंट वगैरह एक्सपायर हो जाता है, तब क्या करती है कि उसी मेडिसिन को, उसी दवा को कोई और कंपनी बनाती है और फिर उसको जेनरिक मेडिसिन के तौर पर उसको कहा जाता है, ठीक है। वो सस्ते मिलते हैं क्योंकि ब्रांड होती है ना कि ब्रांड नेम, और ये हाँ जन औषधि केंद्र में तो वो कंपनीज ही बनाती है, सरकार उसको मतलब मदद करती है। उतनी ब्रांडिंग, वो ब्रांडिंग वगैरह करने की उनको जरूरत नहीं है ना, वो जेनरिक मेडिसिन इसीलिए है ही। ब्रांड जब ब्रांडिंग करेगा ही तो फिर तो ब्रांडेड मेडिसिन होगी, ठीक है। लो कॉस्ट तभी आएगा ना जब आपको मार्केटिंग वगैरह पूरा एक्स्ट्रा उस पर खर्च नहीं करने का, तभी तो उसका कॉस्ट कम होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं करने का, आपने देखा कि अच्छा किसी ने कैसे बनाया था, आपने देखा था कि कॉपी कॉपी मार दिया उसको, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट भी खत्म हो गया, तो इसलिए तो सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। कम ऑन टू, तो रेयर डिजीज ये बात रही। तो सो टाइरोसिनेमिया टाइप 1 की मैंने बात करी थी। यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं ना, टाइरोसिन एमिनो एसिड होता है, वो ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है सही तरीके से, उसके वजह से जो है आपको बॉडी में मतलब लिवर्स में इश्यू होने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेना। गॉसर डिजीज में फिर आपको वही न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इसको देखने के मिलेंगे, तो थोड़ा आप इसको पढ़ लोगे। मैं थोड़ा बहुत डाल दिया, बट मेरा फोकस यहाँ पे नहीं है। मेरा फोकस है कि रेयर डिजीज है क्या। सो रेयर डिजीज मोर कॉमन देन यू थिंक। सो अलग अलग कंट्री, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है, ठीक है। बेसिक आइडिया यही है कि दे अफेक्ट वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के हिस्से में काफी कम से लोगों को वो आपको कर रही है। सो यहाँ पे देखो, जैसे 1 in 2000 इन यूरोप, हमने बात करी इंडिया में हम 1 in 1000 लेके चल रहे हैं, कहीं पे 1 in lakhs भी लेके चलते हैं, तो अलग अलग कंट्री ने उसको अलग अलग तरीके से करा दिया है। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड कवर कर ले, मोर देन 300 मिलियन पीपल, दिस बिकम्स अ वेरी ह्यूज नंबर। तो रेयर डिजीज आर नॉट सो रेयर, कहने को रेयर है, बट यहाँ पे जो है आपको ये नंबर काफी ज्यादा है। अगर डिजीज के टाइप्स की बात करोगे, ऑलमोस्ट देयर आर 7000 टाइप्स ऑफ रेयर डिजीज। 7000 तरह की बीमारियां हैं जिनको हम रेयर डिजीज के अंदर में क्लासिफाई करके ले आते हैं। तो अगेन दिस नंबर इज वेरी ह्यूज। तो कितने कितने रेयर डिजीज, सारे रेयर डिजीज अपने को याद भी नहीं करना है, अपने को सिंपली न्यूज में ये 4 आए, 4 को देख लो कि इसका क्या है, दैट्स इट। इससे बाहर के रेयर डिजीज आपसे नहीं पूछेगा वो। More than 80% of rare disease are caused by faulty genes. मेजरली जो रेयर डिजीज का कारण है, यानी नॉट ऑल बट मेजरली जो इसके कारण है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ही होती है, और इसीलिए इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही जो है वो ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे कहानी जो है ये आपको चल रही है डिजीज को लेकर के। अब जो है भारत में क्या इनिशिएटिव, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ऑब्वियसली इतनी ज्यादा है, तो रेयर डिजीज हमारे पास भी बहुत है, ठीक है। इसमें अभी इन्होंने पहले जो आपको मैंने इनिशिएटिव दिखाया कि 4 रेयर डिजीज के लिए इन्होंने क्या करा है, आपको जो जेनरिक ड्रग जो है उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज हमारे यहाँ स्पेसिफिकली या 2021 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया एक स्पेसिफिक पॉलिसी के तौर पे कि भाई रेयर डिजीज को अपने यहाँ कैसे कराया जाए। इसमें जो बेसिक आइडिया है कि हम इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे अंडर द राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि ये एक गवर्नमेंट का फंड है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी सहायता करती है, फाइनेंशियल जो है सहायता करी जाती है। तो ये जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत फंड जो है वो रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट्स के लिए भी दिए जा सकते हैं, दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। तो ये आपका नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, इसमें इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि से पैसा निकाल करके वे विल गिव फॉर द पर्सन जिनको की इश्यू है। इसके अलावा कुछ जगहों पे इन्होंने जो कस्टम ड्यूटी है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, जो दवाओं पे एक्स्ट्रा जो टैक्स लगता है जब आप इंपोर्ट करते हो कहीं से, तो वहां पे इसमें भी क्या कर दिया गया है कि जो रेयर डिजीज ड्रग है उस पर ये कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन जो है ये किया गया है। अभी रिसेंटली आप देखोगे कैंसर के ड्रग में भी उन पे भी उन्होंने टैक्स को रिड्यूस कराया, जो पिछला बजट मतलब 2024 वाला जो बजट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको भी देख लोगे। साथ ही साथ भारत में प्रोडक्शन चालू हो तो पीएलआई स्कीम, ये सारे टर्म्स आपने इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बस इनको टच करके निकल जा रहा हूँ। तो पीएलआई स्कीम में क्या है, सिंपली कि भारत में आप प्रोडक्शन कीजिए, आप जितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे उस पर गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, इंसेंटिव देगी, प्रोडक्शन लिंक, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन दैट यू आर डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऑर्फन ड्रग्स की चर्चा करी है, ठीक है, इंक्लूडिंग ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज। ऑर्फन ड्रग्स वैसे ड्रग्स है जिसको जनरली कंपनी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपल सी बात है, कंपनी इनको बनाने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है,
पैसे नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर कोई कैंसर की दवा बना रहा है तो उसको ज्यादा मजा है, बहुत से लोगों को कैंसर फैल रहा है, तो अगर उसमें वो इन्वेस्ट भी करेगा, करोड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रिसर्च करेगा, तो उसको पता है मैं कल परसों में निकलवा लूंगा। ठीक है, आपका खून चूस लेंगे किसी न किसी तरीके से, बट निकलवा लेंगे। लेकिन अगर कोई रेयर डिजीज है, उसको पता है कि मैं रिसर्च करूं और रिसर्च करके मैं दवा बना भी दूं, खरीदने वाले कितने लोग हैं? ठीक है, कितने लोग खरीदने वाले हैं और कितने लोग खरीद सकते हैं? तो इसी वजह से आपको जो है इन पे लेकर के इनको बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कंपनीज को, और इन्हीं ड्रग को कहा जाता है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? जिसका कोई माँ बाप ना हो। ठीक है, तो ये वैसे ड्रग है जिनका कोई माँ बाप नहीं है, कोई दवा कंपनी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों है तो है, मुझे क्या। इस पे एक क्वेश्चन भी मुझे याद रखो, कोई कोई टर्म ना यूपीएससी बड़ा अच्छे से उठा लेती है। एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था, एथिक्स में पूछा था। अब सोचो कि साइंस का क्वेश्चन वो एथिक्स में लेके आ गए। एथिक्स वाले पेपर में उन्होंने कहा कि आप जो हैं, आपका एक कंपनी है और कंपनी में आपके किसी रिसर्चर ने बताया है कि भाई मैं एक ऑर्फन ड्रग को बना सकता हूं जिससे कुछ लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएगी, बट उसके लिए पैसे चाहिए, आपकी कंपनी घाटे में चल रही है। ठीक है, लेकिन आपके मन में भी ये फीलिंग है कि नहीं, ऑर्फन ड्रग बनाऊं तो कम से कम कुछ लोगों को तो फायदा हो ही जाना चाहिए, हो ही जाएगा, आप क्या करोगे? ठीक है, तो दैट वाज आइडिया, वो कैसे आप उसको डील करोगे, बट आइडिया था बहुत लोगों को पता ये ऑर्फन ड्रग क्या है, कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये अगेन दिस ऑर्फन ड्रग, इसका मीनिंग यही है कि इसका कोई माँ बाप ना हो। ठीक है, जिसको कंपनी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनको फायदा नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियसली रेयर डिजीज दूसरी टाइप में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आप कुछ कुछ मिशन जो आपको रेयर डिजीज को लेकर के है आपको करा दिया। अब यहाँ पे भारत में जो ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, दिस वन नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, इसके अंदर में अब रेयर डिजीज कई टाइप्स की होती है, कई तरीके, मैंने बताया 7,000 तरीके हमने देखे, 7,000 टाइप्स ऑफ रेयर डिजीज है, तो बहुत सारे हैं। इंडिया ने क्या करा है, इन रेयर डिजीज को 3 पार्ट में बांट दिया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। और ये क्यों? क्योंकि भाई आपको राष्ट्रीय आरोग्य निधि से पैसे देने हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने हैं, तो इन्होंने कहा कि किसको किसको दे, तो इन्होंने कहा देखो सबसे आसानी से पैसे दे देना ग्रुप 1 के लोगों को। ये वो लोग हैं, इनको वो बीमारियां हुई हैं जिसको वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी बीमारियां होंगी, एक बार दवा चला, इंजेक्शन 2-4-10 लगा, आपकी कहानी ठीक हो गई। तो ऐसी बीमारियों के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से पैसे क्या है, तुरंत मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं, फंडिंग क्लियरली मिल जाती है। दूसरे क्या है, वैसे डिजीज जहां पे कि लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगी, अब लगातार चलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट क्या है, वो कम है, अगेन गवर्नमेंट इसको भी अफोर्ड कर लेती है कि भाई ठीक है, लाइफ लॉन्ग है, कोई बात नहीं, पैसे तो कम ही खर्च हो रहे हैं, महीने के 100, 200, 400, 500, 1000 दे देंगे, कोई इशू। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि से ये फंड आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये दो नहीं मिल पाता है। तीसरा क्या है, दीज आर वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी। तो ये समझो गवर्नमेंट इसको अफोर्ड करेगी जितना। अब देखो यही बात आती है गवर्नेंस में, रादर आप एक इंसान जिसको कि हाई कॉस्ट है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देना है, उसको बचाओगे, उस पर पैसे खर्च करोगे, या उस पैसे को उन लोगों पे खर्च करोगे जिनका 10-20 का फायदा करा सके। नहीं नहीं, यहाँ पे एक इंसान है ना, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, यहाँ पे एक तो इसका खर्च ज्यादा है, और इसके एक खर्च में हम हो सकता है 20 लोगों को ट्रीट कर ले। तो गवर्नमेंट कहती है भैया हम इन दोनों के लिए दे देंगे, इसका आप देख लो। अब इसके लिए क्या होता है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो मदद कर देती हैं कई बार। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन खुला रखा है, वो आपको एनजीओ वगैरह कई जो है वो हेल्प कर देते हैं। बट अगेन यहाँ पे ग्रुप 3 वाले केसेस का इशू है, बाकी दो के लिए गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे काम कर रही है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के थ्रू पेमेंट पैसा आपको मिलेगा, वो भी लिमिटेड, सबको नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है, पैसे उसके पास कितने हैं, उस हिसाब से ये जो है आपको दी जाती है। देन कमिंग ऑन टू कि जेनेरिक ड्रग है क्या, बेसिकली ध्यान रखना सिंपल क्या है कि पहले से कोई ऑलरेडी मार्केटेड ब्रांड नेम की कोई ड्रग है, उसका जब आप जेनेरिक वर्जन तैयार करते हो, सेम सॉल्ट सेम आइडिया, और उसको आप क्या करते हो, आप उसको मार्केट में बेचते हो। जैसे अगर हम बात करें, कोई दवा बताओ बुखार की, पैरासीटामोल इज सॉल्ट, कोई ब्रांड नेम बताओ, चलो ये सबसे बेसिक आइडिया था। कालपोल चला था, या डोला था ना, डोलो, सॉरी डोला नहीं, डोलो, ठीक है, डोलो बहुत चलाया नहीं। अब ये डोलो क्या है, या कैलपोल क्या है, दीज आर द ब्रांड नेम। ठीक है, इस डोलो को जब ब्रेक करोगे, इसमें है क्या कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज सिंपली पैरासीटामोल, साथ में और कॉम्बिनेशन मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बट मेजरली इसमें है क्या, वो पैरासीटामोल। अब होगा क्या कि ये तो चलो कॉमन ड्रग है, पैरासीटामोल इतना यूज हो चुका है कि सबको पता है,
अब इसमें मान लो कि कोई कंपनी है, मान लो लेट्स से रैनबैक्सी है, ठीक है। रैनबैक्सी ने कोई दवा बनाई, लेट्स से XYZ, इसके नाम से इसकी एक दवा चलती है, वो उसका नेम है जिस नेम से उसको बेचा जाता है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा कुछ ABCD इस तरीके का, इसका सॉल्ट होगा, जो उसको हम लोग कहते हैं API। ये टर्म सुन रहे थे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API, ठीक है, जो कि एक्चुअल में काम करेगी। तो क्या है कि कालपोल या डोलो, डोलो इज द नेम XYZ, ठीक है, उसका ब्रांड नेम है, और ये जो पैरासीटामोल लिखा हुआ है जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज दिस ABCD। अब इस ABCD को बनाने के लिए रिसर्च लगा है, पैसा लगा है, खर्च हुआ है, वो इतनी आसानी से किसी को बनाने नहीं देंगे ये, क्योंकि ऑब्वियसली ना भाई, आप उसको कॉपी करके बना लोगे तो क्यों कोई पैसा खर्चा करेगा, सभी वेट करेंगे हम कॉपी करके बनाएंगे। तो इसीलिए कंपनीज इस पे क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन रखती है, इस पे पेटेंट लेके रखती है। तो ये ड्रग अब क्योंकि केवल और केवल यही कंपनी बना सकती है, ऑब्वियसली ये ड्रग क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो क्या होता है, कई बार जब इनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में, मुश्किल कंडीशन आ गई, गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी कि इसका पेटेंट वाला झगड़ा मैं देख लूंगा, बाकी कंपनी जो है आप बनाओ, तो बाकी कंपनीज क्या करेंगी, वो यही ABCD सॉल्ट को बनाएंगी और इसको किसी और नाम से बेचेंगी, अदर नेम से बेच सकती हैं या बिना नाम के भी बेच सकती हैं, केवल और केवल सॉल्ट का नेम लिखा रहेगा उसमें। तो ये जो आपने दोबारा से बनाया, दैट इज नोन एज द जेनेरिक ड्रग। सेम कॉम्पोजिशन है, नॉट ओनली सेम कॉम्पोजिशन, ध्यान रखना, सिमिलर डोसेज है, ये सिमिलर डोसेज है, सेफ्टी सेम है, इसका स्ट्रेंथ सेम है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, क्वालिटी सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इंटेंडेड यूज सेम है, सब कुछ सेम है, बस ब्रांड नेम अलग है या नहीं भी है। तो भारत में पहले तो ये आसान था, भारत में क्या होता था, आपका 2006 से पहले दो तरीके के पेटेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट और दूसरा होता है प्रोसेस पेटेंट, ठीक है, प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है, सिंपली कि आप कोई भी चीज सेम प्रोसेस से नहीं बना सकते। कहने का मतलब, लेट सपोज मैं समोसा बनाता हूं और मेरा समोसा बनाने का एक प्रोसेस है, मैंने कह दिया कि भाई इस प्रोडक्ट पे मेरा कॉपीराइट है, ये समोसा जो है मेरा कॉपीराइट है, लेकिन वो कॉपीराइट क्या किस पे मिलेगा, वो कॉपीराइट मिलेगा प्रोसेस पे, उस प्रोसेस पे, यानी कि मैंने जिस तरीके से समोसे को बनाया है उस तरीके से कोई और समोसा नहीं बना सकता। अब तुम आए, तुमने समोसा लिया, तुमने देखा कि अच्छा इसको ऐसे ही बनाने का, मैं कुछ इसमें चेंज कर देता हूँ, इस प्रोसेस को मैं बदल लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, वो जो उसकी बाहर की का जो उसका पापड़ होता है वो पहले छान दूंगा, ऊपर से आलू डाल के आपको मिला के खिलाऊंगा, समोसा ही दिखेगा, हो सकता है। कहने का मतलब, आप सेम चीज को अलग प्रोसेस से बना सकते हो, आपको पहले जो कॉपीराइट मिलती थी वो प्रोसेस में मिलती थी। यानी कि कंपनीज क्या करती थी, किसी ने ABCD नाम की दवाई बनाई है, इसको बनाने में कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो किया होगा, ठीक है, वो एक रास्ते के थ्रू यहाँ पे पहुंचे होंगे, ABCD के थ्रू, तो इनको पेटेंट मिलता था इस एक्स रूट पे, ठीक है। तो कोई और कंपनी चाहे वो बना सकती है सेम ABCD, बट उसको वाई रूट फॉलो करना, ये होता था आपका प्रोसेस पेटेंट। ये आपका प्रोडक्ट पेटेंट हो गया, इसमें प्रोसेस पे कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाद में इसको लेकर के चेंज हुआ, इंडियन पेटेंट्स एक्ट को बदला गया 2006 में, और इंडियन पेटेंट एक्ट में यह बदलाव किया गया कि जो आपका जो दवा है अब पूरी की या कोई भी चीज है, अब पूरी तरीके से प्रोडक्ट पेटेंट मिलेगा। यानी समोसा मैंने बना दिया तो अब कोई दूसरा कोई समोसा नहीं बना सकता, आप रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग खूब चलती है, ठीक है, हम बाहर से रॉकेट लेके आते हैं, ठीक है, रॉकेट को खोलते हैं, देखते हैं अच्छा कैसे बना है, हम दोबारा उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस पेटेंट जब होता था तो काफी आसान था ये करना, लेकिन बाद में बहुत सारा हंगामा हुआ, हमें WTO से भी कॉम्प्लायंस होना है, ठीक है, तो WTO के भी रूल्स है, वहां पे भी ट्रिप्स एग्रीमेंट है, आपका पढ़ोगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, तो उसके अंदर में हमें था कि भाई अपने को करना पड़ेगा, तो हम पेटेंट एक्ट को लेके आए, तो फिर ये आपका जो है प्रोडक्ट पेटेंट आपको मिलता है। बट कई कंडीशन में क्या करती है गवर्नमेंट देती है, सो इट कैन बी मार्केटेड आफ्टर द ब्रांडेड ड्रग पेटेंट एक्सपायर्स, यानी जब तक उसका पेटेंट होगा, जनरली 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है, तब तक यू कैंट मेक दैट एक्सेप्ट अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कई कंडीशन में गवर्नमेंट अलाउ कराती है, तो वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्लियर रखेंगे। अब यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग एक टर्म यूज होता है, जो आप पढ़ोगे ट्रिप्स वगैरह वाले एग्रीमेंट में। कंपलसरी लाइसेंसिंग में यही है सिंपली कि गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि कोई जैसे कोई दवा है, अब वो दवा लोगों में बीमारी काफी फैल रही है और कंपनी जो है उसको काफी महंगा करके बेच रही है,
तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार किसी और कंपनी को कहती है कि भाई मैं तुम्हें कंपलसरी लाइसेंसिंग दे रहा हूँ, यू कैन मेक दैट थिंग, ठीक है, आप पे कोई पेटेंट रूल नहीं लगेगा, क्योंकि पेटेंट जो होता है वो कंट्री स्पेसिफिक होता है, तो कंट्री जो है कई बार इसको एग्जेम्प्ट कर देती है। तो भारत में कैंसर का ड्रग आया करता था, ठीक, वो पहले तो आपका महंगा हुआ करता था, बाद में उन्होंने उसको क्या करा, उसका कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू उसको आसान कर रहे हैं। सो देख लेना ब्रांड नेम और एक्टिव जेनरिक ड्रग्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, सेम कहानी है, ठीक है, इंग्रेडिएंट सबके सेम मिलेंगे, उसका प्राइस जो है, प्राइस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्राइस उसका कम हो जाएगा नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, लोअर इन कॉस्ट हो जाएगी, इंश्योरेंस कवरेज वगैरह सब में दिया जाता है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट डिफर करते हैं, देखो दवा में दो चीजें होती है, एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, दूसरा होता है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। इसको होम्योपैथी में सबसे आसानी से समझ सकोगे, होम्योपैथी में वो देते हैं आपको उजले वाले दाने, दैट इज द इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, तो कितना भी खाओ उससे कुछ नहीं होने का है। होता किससे है, वो जो ऊपर से मदर टिंचर आपको मिलाते हैं, दैट्स द एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है, आप दवा पूरा दिखता है, बट उस दवा में कुछ पोर्शन जो होता है दैट इज द एपीआई, एक्टिव इंग्रेडिएंट, बाकी जो है उसको बाइंड करने के लिए, उसको कलर देने के लिए, वो अच्छे तरीके से धीरे धीरे रिलीज हो, उसके लिए आपको करा जाता है, दैट इज द इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट अलग हो सकता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ या डोसेज जो है वो नो डिफरेंस दिखेगा, अपीयरेंस लुक में जो है वो अलग हो सकता है, उसका कोई लेकर के ये नहीं है, ठीक है। अब जो है बात चलती है कि अपने को, जैसे मैंने बताया ना, ड्रग नेक्सावर करके कोई ड्रग आती थी, ठीक है, तो नेक्सावर जो ये कोई जर्मन कंपनी थी, ये ड्रग आता था कैंसर के लिए। अब उसका जो कॉस्ट था पर फाइल और अराउंड 5,000 रुपीज समथिंग था, ठीक है, 10 मेडिसिन जो है उसका 10 टैबलेट्स का वो 5,000 या समथिंग, इससे कुछ ज्यादा ही था। तो उसमें अब लोगों को भाई इशू हो रहा है, वो दे कैंट अफोर्ड, भारत में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है उसको अगर कह दो कि महीने का 20,000 का दवा आपको खाने का है, तो भाई वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो फिर भारत ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू सिप्ला को बोला कि भाई आप जो है, आप इस ड्रग को जो नेक्सावर है आप इसको बनाइए, ठीक है। तो फिर सिप्ला ने उसको बनाना शुरू किया, नाउ दैट ड्रग कॉस्ट अराउंड 500 या के आसपास आ गया, वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स रिड्यूस हो गया प्राइस, ठीक है। तो ये आपको पेटेंट्स का एक इश्यू है, इसी पे तो हंगामा भी चलता है ना, कोविड वाले टाइम में ये झमेला चला था कि पैसा जो है उस समय जो कोई वैक्सीन बना रहे तो उस पर पेटेंट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो एक जो ग्रुप था, इसका पूरा पेटेंट का एक अपनी ही कहानी है, एक जो पूरा का पूरा ग्रुप था उसने बोला कि भाई हमने इतना पैसा खर्च किया। हाँ जी, अब बात यही है ना कि लोगों ने कहा कि हमने पैसे खर्च किए हैं भाई, इसमें रिसर्च में पैसा तो लगा है, तो हम पैसा अगर पेटेंट नहीं होगा तो हम रिकवर कैसे करेंगे। दूसरे लोगों ने कहा कि भाई बाकी जगह तो कर ही रहे हो, यहाँ तो रहने दो। यही बेसिक आइडिया था ना पेटेंट वगैरह को लेकर के, दोनों तो दो ग्रुप्स में पूरी की पूरी कंट्रीज बटी हुई थी। कुछ कंट्रीज ने कहा कि ये होना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के भारत ने ये आइडिया भी दिया था कि भाई अपने को इसको हटा लेना चाहिए। तो उनका ये भी एग्रीमेंट है कि हम केवल पेटेंट हटा भी देंगे तो उससे बाकी कंट्रीज बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बनाने के लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यूरोपियन यूनियन का ये आइडिया था। तो इसको लेकर के वो उस साल काफी चर्चा चली थी इस बात को कि क्या होना चाहिए। तो WTO में इसको लेकर काफी हंगामा चला। खैर यहाँ पे मेडिसिन वगैरह में इसको लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है इशू। भारत में जेनरिक मेडिसिन को लेकर के एक तो आपको जन औषधि केंद्र भारत ने हर मतलब हर जगह खुलवा रखे हैं कि भाई आप आराम से सस्ते दामों में आप मेडिसिन लेते रहिए। देखो लोग डरते हैं, ठीक है, उनको लगता है ये तो ऐसा ही कुछ दे दे रहा है जेनरिक मेडिसिन, वो जेनरिक है वो हाँ, लोगों में सस्ता जब दोगे ना तो उनको ये लगता है कि नहीं ये सस्ता है। नैनो के साथ क्या हुआ, यही हुआ ना, नैनो ने कह दिया कि ये सबसे सस्ती कार। रतन टाटा ने कहा भाई कि भाई मैंने ये स्टेटमेंट ही गलत बोल दी, मुझे बोलना चाहिए था कि मोस्ट अफोर्डेबल कार। तो यही जेनरिक मेडिसिन के साथ भी लोगों में जागरूकता नहीं है। कई लोगों में लोगों को लगता है ये क्या हमारे यहाँ उस अच्छा अच्छा पॉलिथीन में भर के देता, अच्छा अच्छा डब्बा में ऐसे ही मिल रहा है। हाँ जी, महंगा है तो थोड़ा अच्छा होगा, दाम अच्छा काम कर रहा होगा। तो लोगों को कई बार आपको इनिशिएटिव के साथ में जागरूकता भी फैलाने बहुत जरूरी होता है कि भाई जेनरिक मेडिसिन है क्या। बहुत ज्यादा चीप होता है जेनरिक मेडिसिन, आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स सस्ते पड़ जाते हैं आपको, ठीक है। तो ये लेकिन लोग लेने से डरते हैं क्योंकि हमें आदत हो गई है। और दूसरी चीज के डॉक्टर्स भी नहीं लिखते, डॉक्टर्स का भी यहाँ पे है ना, डॉक्टर्स को तो क्योंकि MR आते रहते हैं, ठीक है, MR आते हैं कि सर मेरा दवा लिखिएगा, अगले साल आपका हनीमून की ट्रिप जो है थाईलैंड में, ठीक है। तो डॉक्टर भी कहेगा चलो तो मुझे मेरा क्या, ठीक है। तो दवाइयां तो वो इनिशिएटिव है तो, लेकिन इसको लेकर के इनिशिएटिव आपको अगर बात करोगे तो ये ध्यान रखना, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002, ये बात इसने ये कहा कि भाई जो भी फिजिशियंस हैं दे शुड प्रिस्क्राइब ड्रग यूजिंग जेनेरिक नेम्स।
कहने का मतलब आप याद करो, मैंने कहा कि XYZ आप यहां पे ना लिखो, आप दवा ऐसे प्रिस्क्राइब ना करो, आप लिख दो ABCD, जो इसका सॉल्ट का नेम था आप वो लिख दो। आप रादर देन कि डोलो 650 लिखने का, आप लिख दो कि पैरासीटामोल देने का। अब दुकान पे जो अवेलेबल होगा वो पैरासीटामोल वो दे देगा। तो ये आपको बताया कि आप जेनरिक नेम्स को लिखिए क्लियरली एंड प्रेफरेबली इन द कैपिटल लेटर्स। क्यों? वो लिखते भी ऐसे हैं, वो उनके दुकानदार ही पढ़ पाता है जनरली, जो उनके दुकान के बाहर खड़ा है, बाकी लोग पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनकी डील है पहले से। ठीक है, उसने लिख दिया कि भाई क्या बीमारी है, उसने कुछ ऐसे करके लिखा है तो बोल रहे कि ये कालपुल लिखा हुआ है उसने, क्योंकि क्लियर है कि उसको अपनी डील हुई है, इसी नाम मैं यही दवा ही बेचता हूँ। तो इसीलिए आप बड़े अक्षरों में, साफ साफ अक्षरों में क्लियर लिखिए। वो दवा उसको जहां से लेना है, आजकल तो टाटा 1mg जैसी कितनी कंपनीज आ गई, आप ले लीजिए ऑनलाइन, लेकिन फिर वो फायदा नहीं मिलेगा ना। तो ये समस्या आती है डॉक्टर्स में। तो ये प्रिस्क्राइब किया गया, अगेन इन्फोर्स नहीं किया था, बट प्रिस्क्रिप्शन दिया गया कि डॉक्टर्स को ये चीज सोचना चाहिए। इसके अलावा ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने भी कहा है, फार्मेसीज को ये कहा है कि आपके पास कोई दवा, आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है और प्रिस्क्रिप्शन पे कोई नाम लिखा हुआ है डोलो, हो सकता है आपके पास डोलो अवेलेबल ना, डोलो की जगह पे आपके पास पैरासीटामोल कोई और ड्रग अवेलेबल, आप वो भी दे सकते हो, सेम कंपोजिशन अवेलेबल तो यू कैन गिव इट, कोई इशू नहीं है। तो ये समस्या जो है आपको देखने मिलेगी। तो दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जेनरिक मेडिसिन इन इंडिया। लेकिन देखो कितनी चीजें इंप्रूव होती हैं, जन औषधि केंद्र वगैरह तो खुल गए हैं। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, ये 2018 की हम चर्चा कर चुके हैं, आप इसको लिख लेना। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव, कई सारे हॉस्पिटल में फ्री में ड्रग मिल जाती है बहुत सारी बीमारियों की, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक, हाँ जी, बहुत सारी बीमारियों का फ्री में दवा मिलता है। सॉरी 2018 है ये। इसके अलावा PLI स्कीम, यहाँ पे भी आप मेडिसिन बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर में चीजें मिल रही हैं। तो ये आपको स्कीम्स हैं जो आपको चल रही हैं। इसके अलावा तो ये जेनरिक मेडिसिन, रेयर डिजीज आपको मैंने कवर करा दिया। इसके अलावा विल कम ऑन टू बायोसिमिलर वगैरह क्या है इसके आगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, देन वी विल लुक इनटू द नेक्स्ट सेक्शन। अब इसके बाद केवल और केवल बीमारियां, कल तो केवल और केवल बीमारियां डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा खा के मत आना, क्योंकि मैंने देखा है लिटरली कुछ फोटो ऐसे दिखते हैं ना, मैं लगा के बैठा था क्या लगा दिया सर, सुबह सुबह मूड खराब कर दी। ठीक है, तो होता है।